नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। 22 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली सुर्खी से। सुर्खी जो बनकर आ रही है वो है चीन और फ्रांस के एक दूसरे से बढ़ती नजदीकी को लेकर के। कौन चिंतित हुआ, किसको परेशानी हुई, क्या भविष्य की संभावनाएं बनेंगी, सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने साझा की जा रही है और वो ये है कि ब्रिटेन की एक कंपनी के द्वारा हाल ही में ऐसे सैटेलाइट भेजने का प्लान किया गया है जिसमें यदि आपके घर की खिड़की खुली है तो भी ये आपको जानकारी बता सकेगा। बहुत ही खास होने जा रहा है। क्या ये स्पाई सैटेलाइट है या कुछ और है, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला सेबी ने क्लेम किया है और उसका नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोलोकेशन घोटाला। ये कोलोकेशन घोटाला क्या होता है, एनएसई के ऊपर क्या दबाव है, एनएसई क्या है, शेयर मार्केट के अंदर ये क्या हर्षद मेहता टाइप का कोई स्कैम है या कुछ और हुआ है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरी कोलोकेशन की घटना। इसी प्रकार से भारत के अंदर हाल ही में सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किस प्रकार से एमएसपी की डिमांड को इंक्रीज करेगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, आपको मालूम होगा कि हाल ही में बप्पी लहरी जी जो सिंगर हैं उनका निधन हुआ था। उनके निधन के बाद एक बीमारी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और उस बीमारी का नाम था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है, इसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, क्या है ये कारण, किस तरह से ये बीमारी आप सबको भी प्रभावित कर सकती है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 36वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में कर रहा है। ठीक ऐसे ही असम सरकार प्रोजेक्ट आहोरण नाम का एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करने का प्लान कर रहा है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई हैं। साथ में 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं को हाल ही में सी ड्रैगन का 180 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। भारत सरकार विश्व बैंक ने रिकॉर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है और दादा साहिब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 बांटने की शुरुआत हो रही है। एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए ट्रांस यूनियन और फिक्की के अंदर आपस में टाई अप किया गया है। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक आज के सेशन में अध्ययन किया जाएगा। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। पेन पेपर हाथ में, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में। इंफॉर्मेशंस में जान लीजिए कि अनअकैडमी पर हमारे द्वारा स्टेट पीसीएस, डिफेंस और एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए जो पेड क्लासेस चल रही हैं वो एसएससी कैटेगरी के अंदर चल रही हैं। जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वो आप सब लोग अनअकैडमी पर रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे रेफरल कोड से आपको फ्री स्पेशल क्लासेस, तमाम टेस्ट सीरीज और सब्सक्रिप्शंस में 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। आज का मोटिवेशन है, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं उनसे अक्सर ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे। कई बार आप में से बहुत से मित्र इसलिए भी परेशान रहते हैं कि मैं तो उस व्यक्ति के बहुत काम आया था, लेकिन सब जब मेरी ज़रूरत पड़ी तब वो कहीं ना कहीं फरार हो गया था। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये टीस भी रहती है कि साहब मैंने जब तैयारी करना शुरू किया ना तभी ये हो गया, मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तभी कोरोना आ गया, अदरवाइज तो मैं
बस जाता, पढ़ता और सेलेक्ट हो जाता। मैंने जिस समय तैयारी करना शुरू करी उसी समय पर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस में एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए। मैंने जब तैयारी शुरू करी उसी समय प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट के सवाल ज्यादा आ गए, नहीं तो सब कुछ ही अच्छा हो जाता। ठीक है जनाब, ये जितने भी प्रकार के बहाने हैं आपके, और ये हर बच्चे के जीवन में आते हैं, हर बच्चे के जीवन में। उन्हें लगता है कि सारी परेशानियां जो हैं वो लाइफ में पहली बार उन्हीं के लाइफ में आई हैं। होता है आपके जीवन में पहली बार इसलिए आई हैं क्योंकि आप अभी छोटे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो परेशानियां भी तो तरह तरह की नई आती जाएंगी ना। जीवन जीना शुरू किया है, परेशानियां भी शुरू हुई हैं, परेशानियां आएंगी तो समाधान भी आएगा। आपका एटीट्यूड जो है ना परेशानियों से निपटने का, वो मायने रखता है। यदि आपने जीवन में ये निर्धारित कर लिया कि मुझे कोई कार्य करना ही है, तो फिर आप साइकोलॉजिकली इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे कि जब सिलेबस में लिखा है कि एनवायरनमेंट पूछा जाएगा तो पढ़ लो ना, सिलेबस में लिखा है कि हिस्ट्री पूछी जाएगी तो पढ़ लो ना। तो मेहनत करने के स्थान पर जो लोग किस्मत पर डिपेंडेंट रह के तैयारी शुरू करते हैं ना, कि मेरी किस्मत सपोर्ट करेगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, अक्सर वो लोग तैयारी के समय मार खा जाते हैं। बस ये जो सब सोचने का तरीका है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ले आइए, जीवन सेट हो जाएगा। आप तैयारी के समय किस्मत मत आजमाइए। ये मत सोचिए कि मैं जो पढ़ के गया हूं वही आएगा तो मेरी किस्मत अच्छी है। भाई सिलेबस में लिखा हुआ है, अब आप सिलेबस के साथ मजाक कर रहे हैं तो ये तो गलती है ना। बस इस तरह से सोचिए, विचार करिए, आगे बढ़िए। साथ में उपस्थित हैं वेदानंद, अंशुल, अभिमन्यु, गुलशन, अनुपमा, डोनाल्ड ट्रंप, पंकेज, फ्यूचर, प्रज्ञा, आरती, लवकुश, डोनाल्ड ट्रंप, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। एक तो बात है कि हमारे सेशन में बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज उपस्थित होते हैं, है ना। कोई डोनाल्ड ट्रंप नाम रखकर बैठा है, कोई किम जोंग उन रखकर बैठा है, कोई नफ्ताली बेनेट रखकर बैठा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि बच्चे अक्सर उन लोगों का नाम नहीं रखते जिनकी चर्चाएं ज्यादा ना होती हों, है ना। नाम भी रखते हैं तो बिल्कुल शी जिनपिंग बाइडेन टाइप के, बहुत सही है, शाबाश, अच्छा लगा हमें देख करके। लेकिन अक्सर जो इस तरह के नाम बदलकर क्लास में बैठे हुए लोग होते हैं, उन सब से मेरा एक कथन रहता है, पता नहीं वो उसको कितना मानेंगे। कथन यही है जनाब, किसी और का नाम लेकर उसका नाम क्यों बढ़ा रहे हो, अपने ही नाम से पहचान बनाओ ना। जैसे हमारी कुछ क्लास के विद्यार्थी हैं जिनका नाम मुझे, अगर मैं यहाँ ना भी देखूं तो भी बोल ही दूंगा कि हाँ भाई ये विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हैं, यानी कि उनकी पहचान मेरे दिमाग में बन चुकी है कि वो क्लास के लगातार विद्यार्थी हैं, है ना। आपकी अपनी पहचान बन जाए तो सोचिए कि लोग आपके नाम पर बच्चों के नाम रखेंगे, समझ रहे हो। इतना बड़ा बनिए कि आपका परिचय छोटा हो जाए और नाम बड़ा हो जाए, बस यही दो आपको काम करने हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों और जानकारी प्राप्त करते हैं आज के सेशन की। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सभी जितने भी ज्यादा लाइव हैं कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शेयर को करते जाइए। एक जबरदस्त न्यूज बनकर आई है जनाब। न्यूज ये है, मैंने एक बात आपको कुछ दिनों पहले बताई थी, पता नहीं आप लोगों ने याद रखी कि नहीं रखी। अगर आप हमारे इस सेशन के पुराने विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनको बात सुननी हुई मतलब काफी टाइम हो गया है, पुराने श्रोता हैं, दर्शक हैं, मैंने आपको बताया कि इन दिनों जो है ना वो फ्रांस अपने आप को ग्लोबल लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये बात याद आ जाए तो थम्स अप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक बात बताई है कि हर जगह फ्रांस आजकल ग्लोबल लीडर के रूप में, विशेष रूप से इमानुअल मैक्रोन के नेतृत्व में, वो पंगा लेने के लिए लाइमलाइट में आगे आ रहा है। जैसे पुराने इतिहास लेके आइए, आपको एक एक करके सारी बातें मैं याद दिला सकता हूं। देखिए दुनिया के अंदर जब चार्ली एब्दो को लेकर विवाद हुआ, पत्रिका को लेकर के विवाद हुआ कि भाई उसने पैगंबर साहब की विवादित तस्वीर छापी, यह देश एडमंट होकर अड़ गया कि नहीं हमने कह दिया सो कह दिया। जब सेक्युलरिज्म की बात आई तो फिर से अड़ गया कि नहीं मैंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति ना हिजाब पहनेगा, ना कोई इस प्रकार की घटना करेगा, कह दिया तो कह दिया। एकदम उसका विरोध 56-57 देशों में हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। और तो और एक तरफ से अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कंपटीशन, यानी कि पूरा की पूरा उनका विरोध। फ्रांस के राजदूतों को निकाला जा रहा है, सामान का बायकॉट हो रहा है, कोई फर्क नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर चलिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूके और यूएस ने मिलकर गठबंधन बनाया ऑकुस के नाम से। ऑकुस पेपर में भी पूछा गया है, रिसेंटली काफी सारे पेपरों में पूछा गया। ऑकुस बनाया, फ्रांस उसके रिटेलिएशन में अमेरिका और फ्रांस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके सबका विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। अपने राजदूतों को देशों से वापस बुलाने लग गया कि किसी ने मेरे साथ में, मेरी डील के साथ ऐसा गड़बड़ क्यों करी। अमेरिका को टक्कर देने के लिए
अमेरिका जिसके साथ डील करने वाला था यूएई, उस यूएई को अमेरिका अपने विमान, लड़ाकू विमान बेचने जा रहा था, फाइटर जेट बेचने जा रहा था, फ्रांस उसको जाके अपने राफेल बेच आता है। रिसेंटली इंडोनेशिया, जो कि लंबे समय से यूएस के साथ में उसके F-15 फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा था, इंडोनेशिया को अमेरिका विमान बेचेगा, उससे एक दिन पहले फ्रांस जाकर के अपने राफेल बेच के आ जाता है। मतलब इन दिनों एक अलग ही लेवल पर बैटिंग कर रहा है फ्रांस। और तो और रिसेंटली आज की अगर मैं अपडेटेड न्यूज बताऊं, फिर तो हम मतलब आज क्यों पढ़ रहे हैं वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन रिसेंट अपडेटेड न्यूज बताऊं तो यूक्रेन के मुद्दे पर, इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर फ्रांस ने मीटिंग बुलाई हुई है साहब, जिसमें हमारे जयशंकर साहब गए हुए हैं। आप ऐसे सोचिए, अब तक आप लोगों के दिमाग में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में 4-5 लोग ही सुर्खियों में रहते थे। इधर की तरफ से अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, इन 4 लोगों की बात करते थे। अगर कभी कभार कोई और एक नया आदमी मिल जाता था तो साहब वो अर्दगन, और बाकी जो बचा हुआ काम था वो हमारे मोदी जी कर ही रहे थे। तो कुल मिलाकर लगता था कि दुनिया के अंदर 5-6 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इमानुएल मैक्रोन ने खुद के चुनाव में उतरने से पहले, क्योंकि दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, वो अपनी एक ग्लोबल लीडर की छवि बनाने लग रहे हैं। ग्लोबल लीडर की छवि में उन्होंने जो अब कारनामा कर दिया है वो अमेरिका की सांसें उखाड़ने वाला है। क्या कारनामा कर दिया है? कारनामा यह कर दिया है कि फ्रांस ने चीन के साथ $1.7 बिलियन के एक प्रोजेक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करवाया है। मजेदार बात सुनिए, अक्सर आप लोगों ने सुना है कि चीन जो है वो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाता है, लोगों को पैसा देके फंसाता है, गरीबों को अपने डेट के अंदर, ऋण जाल के अंदर फंसाता है। अक्सर चीन के बारे में अपन ने यही सुना है। अफ्रीका के केस में, साउथ ईस्ट एशिया के केस में, सेंट्रल यूरोप के केस में, जहां जहां भी ये चाइना जाने की कोशिश करता है, वहां लोगों को अपने द्वारा धन देकर के पहले निर्माण कार्य करता है और फिर धन देकर के क्या करता है, उनको अपने ऋण जाल में फंसा लेता है। चीन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। चीन के बारे में यही इमेज है ना हमारे सबके मन में कि श्रीलंका आया, उसका हम्मन टोटा लेके चला गया। ऐसे ही दुनिया भर के तमाम जगह, चाहे फिर वो जिबूती हो, चाहे वो केन्या हो, चाहे वो तंजानिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन जहां इन्वेस्टमेंट करता है वहां इन्वेस्टमेंट करके उन लोगों को अपने ऋण जाल में फंसा लेता है। यह मानसिकता अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों में बिठाई। फ्रांस ने इस चीज को बहुत अच्छे से रीड किया। रीड इतना जबरदस्त तरीके से किया कि फ्रांस एक तरफ तो अमेरिका के साथ बैठ करके G7 की बैठक में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड B3W उसकी कल्पना करवाता है, एक तरफ तो बैठ करके अमेरिका के नेतृत्व में कहता है कि बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड बनाएंगे, $40 ट्रिलियन दुनिया भर के अंदर इन्वेस्ट करवाएंगे अमेरिका से और अमेरिका की लीडरशिप कायम करवाएंगे। यह तो दुनिया के सामने एक तरफ बोलता है फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ चाइना से आकर के अब हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते समय एक बहुत इंटेलिजेंट पॉलिसी अपनाता है, जिसकी वजह से आप फ्रांस के मुरीद हो जाएंगे। इंटेलिजेंट पॉलिसी यह अपनाता है कि सुनो, तुम्हारी इमेज खराब है मार्केट में। किस चीज को लेकर के? अमेरिका कहता है कि तुम लोगों को धन देकर के अपने ऋण के जाल में फंसाते हो। वो बात सही है कि तुम पैसे देते हो, वहां पर निर्माण कार्य करवाते हो, निर्माण कार्य करवा के जब सामने वाला पैसा नहीं चुका पा रहा है तो जगह ले लेते हो। अब भाई तुमने हम्बन टोटा पोर्ट को अपने कब्जे में लिया तो इसलिए लिया ना क्योंकि तुमने पहले हम्बन टोटा पोर्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट में तुम्हारी कंपनियां वहां गई, काम किया, निवेश किया, उसके बाद भी सामने वाला नहीं चुका पा रहा है, तुमने कब्जा कर लिया। अब सुनो, अपन एक तीसरी चीज अपनाते हैं। बोले क्या? लोगों को तुम्हारे पैसे से दिक्कत है और तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब एक काम करते हैं ना यार, पैसा मेरा। किसका? फ्रांस का। क्यों? क्योंकि फ्रांस की इमेज अच्छी है। पैसा फ्रांस का, कंपनी तुम्हारी। किसकी? चाइना की। कारण तुम्हारी कंपनियां सस्ते में काम करती हैं और अपन किसी तीसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं। विचार करिए साहब, प्लानिंग देखिए इनकी, अंदाजा लगाइए कि क्या गोटी फेंकी है इसने। मतलब जब दो दुश्मन लड़ रहे हो
कहते हैं ना, दो बिल्लियां लड़ रही हो तो बंदर फायदा उठा जाता है। उसी बंदरता का कार्य करते समय मैक्रोन साहब आगे निकल गए हैं, और निकलते समय अमेरिका और शी जिनपिंग यानी कि चीन और अमेरिका की लड़ाई में फ्रांस जो है ना वो रोटी लेके फरार हो लिया। उसने एक नया मॉडल पेश कर दिया और कह दिया कि देखो अपनी इमेज साफ है दुनिया के अंदर। दुनिया में अपनी इमेज क्या है कि अपन जो है ना वो सबके मित्र हैं, अच्छे हैं, भारत के लिए भी अच्छे हैं, तो सबके लिए अच्छे हैं। तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि लोग तुम्हारे पैसे से डरते हैं, जलते हैं कि तुम जो है ना गुलाम बना लोगे। आओ अपन दोनों मिलके चलते हैं। एक लगाएगा पैसा, पैसा लगाएगा फ्रांस, चीन लगाएगा कंपनी, और दोनों मिलकर के अपन चलते हैं अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका, इन क्षेत्रों में चल के इन्वेस्टमेंट कार्य करते हैं। यानी कि दोनों मिलके तीसरे जगह कार्य करने का निर्णय ले लिया है। यही न्यूज आज के अंदर आप पढ़ रहे हैं। इसे ही थर्ड पार्टी मार्केट कहा गया है। क्या है थर्ड पार्टी मार्केट? दो देश मिलकर के तीसरे देश में जाके निवेश कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था भाई, भारत और, जैसे अभी मैंने कल परसों आपको कल पढ़ाया था कि भारत और यूएई के बीच में मित्रता हुई, भारत और यूएई के बीच में समझौता हुआ। तो सेपा के अंदर हमने क्या पढ़ाया? दोनों मिलकर के $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या फिर व्यापार करेंगे। ये दो देशों के बीच की बात थी, द्विपक्षीय मामला था, बाइलैटरल मामला था। यहां कुछ और ही हो रहा है, यहां थर्ड पार्टी हो रहा है। दो देश मिलकर तीसरे में काम करने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड पार्टी मार्केट्स। क्लियर है? तो ये जो न्यूज आप देख रहे हैं दैट इज ऑफ ग्लोबल टाइम्स, इसमें किसकी बात हो रही है? थर्ड पार्टी मार्केट की बात हो रही है। आप दुनिया भर की इन न्यूज को उठा करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है मुद्दा तो ये समझ में आ गया होगा। और ये मुझे लग रहा है ना कि बाइडेन के दिन खराब है। इन दिनों अगर ट्रंप होता तो अब तक तो कोई ना कोई एक्शन ले लिया होता भाई साहब उनके द्वारा। लेकिन अब बाइडेन साहब है, थोड़े ठंडे हैं, उनका मतलब उनकी ही नीचे से ये सब लोग अपना अपना लीडरशिप बना रहे हैं। इन दिनों जर्मनी अलग उड़ने लगा हुआ है। जर्मनी बाइडेन के नेतृत्व में उधर से मतलब नॉर्ड स्ट्रीम 2 रशिया के साथ बनाया हुआ है, उनके बीच मध्यस्थता कराता फिर रहा है। फ्रांस अगर अलग ग्लोबल लीडर बन रहा है, ब्रिटेन अलग। एक तरह से आपको एक बहुत शानदार प्रश्न मिल जाता है लिखने के लिए, और वो ये है कि क्या दुनिया से अमेरिका का वर्चस्व हट रहा है? एक बड़ा प्रश्न है ये। इसके आंसर लिखना शुरू करिए, इस पर निबंध लिखना शुरू करिए, आनंद आएगा। किसी न्यूज़पेपर में अपने द्वारा एक राइट अप लिख के दे दीजिए, पहले ही दिन आपका राइट अप छप जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, और छप जाए तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पर शेयर कर देना। मेरे बहुत से विद्यार्थी बहुत सारे अखबारों में आजकल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की जानकारी हम उनसे साझा करते हैं। आपको एक बेहतरीन टाइटल देता हूं जिसको आप लिखेंगे और तुरंत छपेगा। टाइटल यह है कि क्या दुनिया से इन दिनों अमेरिकी वर्चस्व घट रहा है, और उसमें यूरोपियन देशों का ही नाम लिख करके लिखिएगा, अल्टीमेट टाइटल बन के आएगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। तो हमने क्या बताया ये क्लियर आपके सामने हो गया है। आइए कुछ तथ्यात्मक जानकारी से यह बात क्लियर कर लेते हैं। फ्रांस और चाइना ने अपने प्रोजेक्ट में, नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म काउंसिल चाइना ने इसके बारे में अपनी जानकारी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और न्यू एनर्जी के लिए ये लोग आपस में मिलकर के कार्य करने वाले हैं, और इसके अंदर कार्य चलते रहेंगे। अब इन्होंने जो रिसेंटली प्रोजेक्ट चुना है वो कौन सा है वो सुन लो। एक मजेदार बात और सुनो। अब यह है कि फ्रांस के साथ में चीन मिलना क्यों चाहता है, वो ये भी समझ लिया जाए। चीन को यार एक बात पता है। क्या पता है? चीन को यह समझ में आता है अच्छे से कि उसकी जो इमेज मेकिंग है ना, उसमें वो बहुत पीछे है। इमेज मेकिंग के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा प्रोजेक्ट अगर फ्रांस की मदद से आगे बढ़ गया तब तो उसका आनंद हो जाएगा ना, क्योंकि जिस सेक्टर में उसकी एंट्री नहीं है वहां पर उसका काम आगे चल जाएगा। अब एक चीज और देखिए, मैं आपको बताता हूं साथियों, ये 1 फरवरी की न्यूज है जो आपको पढ़नी चाहिए। 1 फरवरी की ये वाली न्यूज पढ़िए, 1 फरवरी 2022 की न्यूज है। इस न्यूज में फ्रांस ने और चीन ने दोनों ने मिलकर के युगांडा नामक जो जगह है वहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का टाई अप किया। देखिए ये जो डील है ना, थर्ड पार्टी जो डील है, ये $1.7 बिलियन की ही है। लेकिन इससे पहले भी इन दोनों ने आपस में मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। चाइना एंड फ्रांस ऑयल मेजर सील डील विद युगांडा मेगा प्रोजेक्ट। इसमें क्या हुआ, आप लोगों को भी ना धीरे धीरे एक चीज समझ में आने लगेगी, और मैं बहुत से बच्चों के कमेंट्स देख करके ये बात समझने का प्रयास भी कर रहा होता हूं। कई बच्चे अंत में एक सवाल पूछते हुए पाए जाते हैं, और वो क्या है?
सर फिर हम ही क्यों लड़ रहे हैं चीन के साथ में, है ना? जब सब दुनिया के देश उसके साथ पैसा लेने लग रहे हैं, इतने सारे लोगों का काम चला रहा है, फिर चीन को हमसे ही क्या दिक्कत है, या फिर हम ही चीन से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों ना उसके सहयोग से अपने देश में भी विकास कर लें। इस पे ऊपर भी आप अपना राइट अप लिख करके देखिएगा और खोजिएगा कि भारत क्यों नहीं चीन के साथ में वैसा ही संबंध रखता जैसा कि पाकिस्तान रखता है, क्यों नहीं ऐसे ही कार्य कर लेता है चीन के साथ में जो फ्रांस कर रहा है। दोनों के बीच में मित्रता बढ़ क्यों नहीं जाती? भारत चीन की कंपनियों को काम करने के लिए आने क्यों नहीं देता? एक बार विचार करिएगा इस बारे में, फिर इसका आंसर खोजिएगा। एक बहुत तगड़ा राइटअप तैयार हो जाएगा आपके पास में। इसके आंसर जब सोचेंगे तो आप डरेंगे भी आंसर लिखते समय कि यार ये तो वाकई में बहुत खतरनाक प्राणी है, अपन इसके हाथ नहीं लगने चाहिए, है ना? चलिए, तो अब बड़ा सवाल क्या बन रहा है कि ये दोनों लोग मिलकर के 1 फरवरी को एक डील साइन किए। क्या डील थी और वो क्या थी डील थी साथियों, चीन और फ्रांस ने मिलकर के युगांडा के अंदर एक झील है। अब ये थोड़ा मैप जो है ना वो आपको शायद दिख ना रहा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ना आपको ये मैप की बॉर्डर फुटेज को क्लियर कर देता हूं। ये तो है युगांडा साथियों, युगांडा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। देखिए मैं इधर की तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो बेटा, यहां पर आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है युगांडा। ये देखिए युगांडा, शायद आपको यहां पर दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना? इस युगांडा को जब आप ध्यान से देखते हैं तो युगांडा की बॉर्डर लग रही है कांगो के साथ में। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ में युगांडा की बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है ना? अब इन दोनों की बॉर्डर पर एक लेक है साथियों जिसका नाम है लेक अल्बर्ट। लेक का नाम है लेक अल्बर्ट। मैं इस लेक को दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये रही लेक अल्बर्ट। अगर आप देख पाए तो इसे देखिए। इस लेक अल्बर्ट में, इसको देखिए, अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो यहां पर लेक अल्बर्ट दिखाई पड़ेगी। इन दोनों ने एक डील साइन करी है और डील क्या है? इस लेक अल्बर्ट में ऑयल रिफाइनरी फिक्स करने जा रहे हैं, तेल निकालने का काम करने जा रहे हैं। कौन? फ्रांस और चीन मिलकर के। यहां पर तेल का प्रचुर भंडार पता चला है। ये दोनों मिलकर के तेल ना केवल निकालेंगे अपितु यहां से तेल लेकर के पाइपलाइन के माध्यम से तंजानिया होते हुए बाहर आएंगे। अब इधर देखिए, आपको मैं यहां पर फिर से दिखाता हूं। इस मैप को देखिए एक बार के लिए, आप अफ्रीका का मैप पहचानिए और देखिए। युगांडा के अंदर तेल निकाल करके, यहां पर से तेल निकाल करके तंजानिया के नाम से होते हुए इनका एक वो है पोर्ट जिसका नाम है टोंगा पोर्ट। उस टोंगा पोर्ट के माध्यम से ये ऑयल को बाहर लेके जाएंगे। उसके लिए 1450 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन डाला जाएगा। यह काम भी फ्रांस और चीन मिलकर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रांस चीन का साथ लेकर के अब बहुत सारे निवेश प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने जा रहा है और यह दर्शाता है कि अमेरिका का इन दिनों कंट्रोल धीरे धीरे फ्रांस पर से खत्म होता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, फ्रांस का तो आज हमने पूरा की पूरा कारनामा आपके सामने उजागर कर दिया है। देखिए क्या क्या कर रहा है ये। फ्रांस के जो मैक्रोन हैं, उन्होंने शी जिनपिंग से कहा है कि चलिए मिलकर के ईरान न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ा जाए। अब इस न्यूज को भी देखिए, ताजा न्यूज है। मतलब आप इसको ऐसे समझकर चलिए कि ईरान की मतलब जो फ्रांस है यह बहुत तेजी से बैटिंग करने लग रहा है भाई। देखो सारे मुद्दों पर देख लो। अफ्रीका के अंदर चीन के साथ जाकर के इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गया। नंबर दूसरा, आपके सामने जो अमेरिका का सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, सबसे बड़े झगड़े की जो जड़ है, वो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा के तहत ईरान को बंद कर दिया था। जिसको याद हो तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। ईरान के ऊपर कहा था कि भैया ईरान वालों, तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम चलने नहीं देंगे। यह कारनामा करने के लिए कहा था किसने? ट्रंप ने। अब सोचो ये जनाब क्या कर रहे हैं, चीन के साथ मिलकर के कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़वाते हैं। देखो ये आज से ऐसा नहीं है। आपको ये ना लगे कि फ्रांस में अचानक इतना भूचाल कैसे आ गया कि ये हर चीज में आगे निकल रहा है। जब दुनिया भर ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे ना, जब हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से प्रोजेक्ट किया था, हमने न्यूक्लियर पावर परीक्षण किया, या पोखरण 2 जब हमने किया अटल जी के नेतृत्व में, पहला इंदिरा जी के नेतृत्व में, उन दौरान जब दुनिया वाले हमारे विरोध में खड़े हो गए थे कि भाई इंडिया को कोई भी न्यूक्लियर पावर सप्लाई नहीं करेगा या न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा, रिएक्टर नहीं बनाएगा,
तब भी फ्रांस ही था जो सबसे पहले उतर के आया था। ये ऐसी जगह बहुत जल्दी पहुंचता है जहां दो धुरें बन जाती हों, यानी कि ये किसी भी टीम में खेलता नहीं है। ये ऐसा प्लेयर है जो मौका देखते ही निकल लेता है। पहले भी इसने ऐसे ही काम किए थे जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था। आज ये फिर वैसा ही करने आ गया है। आप इधर देखिए, इसने क्या किया है, ईरान के साथ मिलकर के कह रहा है कि काम करो, चाइना से कह रहा है अपन दोनों मिलके ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़वाते हैं। अमेरिका खोपड़ी खुजालने में लगा हुआ है कि यार मैंने P5+1 प्रोजेक्ट बना करके कहा था। परमानेंट 5 मेंबर में फ्रांस का नाम भी आता है। इनसे कहा था कि अपन सब एक होकर के ईरान के खिलाफ रहेंगे। ये टीम में खेल ही नहीं रहा है आजकल, ये फ्रंट फुट पर बैटिंग करने निकला हुआ है। मजेदार बात एक और देखिए, अब आपके सामने एक न्यूज और है 10 फरवरी की। अब इस 10 फरवरी की न्यूज को देखिए, फ्रांस की बैटिंग देखते चलिए आप। 10 फरवरी 2022 की न्यूज है। इसके अंदर फ्रांस ने क्या किया कारनामा, अब वो देखिए। इसने $8.1 बिलियन के इंडोनेशिया को 42 राफेल जेट बेच दिए। 42 राफेल जेट जिनको भारत ने परचेज किया, ऐसे ही इंडोनेशिया को 42 राफेल जेट 10 फरवरी को बेचे। हालत यह हुई कि घबराते हुए फिर पीछे पीछे अमेरिका दौड़ा है कि भाई ये तो हाथ से निकल गया मामला। तो फिर 11 फरवरी की न्यूज देखिए आप, ये 11 फरवरी की न्यूज देखिए, मतलब इमानुएल मैक्रोन गजब बैटिंग कर रहे हैं भाई साहब। 11 फरवरी की न्यूज देखिए, यहां पर अमेरिका खुद बोल रहा है कि हम $14 बिलियन में F-15 एयर सप्लाई फाइटर जेट्स करना चाहते हैं। किसके साथ में, इंडोनेशिया के साथ में। मतलब सोचो, इंडोनेशिया में एक दिन पहले तो साहब राफेल की डील फाइनल होती है, उसके तुरंत पीछे अमेरिका दौड़ा चला आ रहा है कि भाई मेरे से F-15 ले ले, इनके राफेल रहने दे, मैं $14 बिलियन के अंदर F-15 देने को तैयार हो गया हूं। जबकि उससे पहले अमेरिका बहुत भाव खा रहा था, फ्रांस के विमान देने की बात मान ही नहीं रहा था कि मतलब इंडोनेशिया को विमान देने की बात मान ही नहीं रहा था। और अब सब कुछ लेकर के बेचने चले हैं सबकी सब व्यापारी। इनमें से सब की सब व्यापारी हैं, अमेरिका व्यापारी, चाइना व्यापारी, सब अपना माल बना के बेचने जा रहे हैं। आजकल ये किसी को गुलाम नहीं बनाते। आप में से कुछ लोग पूछते होंगे, ओहो हो सकता है वो देश तो किसी का गुलाम बन जाएगा, उपनिवेश बन जाएगा, कॉलोनी बन जाएगा। ये सब पुरानी बातें हो गई। दिमाग वाला व्यक्ति अब कॉलोनी नहीं, उससे ऊपर का काम करता है। आप सोच के देखिए, अगर किसी देश को कब्जे में ले लिया जाए, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ऐसे तो ये लोग किसी देश को कब्जा भी कर सकते हैं, करते ही नहीं है ना। कब्जा करके फायदा क्या है ये बताओ। आपका सारा काम आजकल मशीन करती हैं। आपके लोगों को ले जा करके कोई दास प्रथा के तहत काम तो करवाएगा नहीं, तो लोग काम के नहीं बचे। दूसरा, आपके यहां आओ, पूरी मशीनरी बिठाओ, आप लोगों को एजुकेट करो, सारे संसाधन विकसित करो, पूरी तरह से एक देश को डेवलप करो। इतना पैसा क्यों लगाना, उस देश में जाओ, बढ़िया सा माल बेचो, पैसे कमाओ, निकल आओ। उस देश को उसी की हालत में छोड़ दो ना, उसको बड़ा क्यों बनाना। तो यानी कि ये जो है ना, ये नियो कॉलोनिज्म है, ये नया औपनिवेशिकवाद है, जिसके अंदर बड़ी कंपनीज छोटे गरीब देशों को या फिर विकसित या विकासशील देश जो है ना, उनको पकड़ती हैं और उनसे माल खरीदवा देती हैं। आज अमेरिका जो है वो यूक्रेन का इतना कभी भी समर्थक नहीं था। जितनी जगह भी लड़ाइयां हो रही हो, अमेरिका वहां क्यों पहुंच जाता है पंच बन के, कारण है उसको माल बेचना है। अभी सोच के देखो, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, अमेरिका वाले यूक्रेन को अपने जहाज बेचने लग रहे हैं कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, सारे माल ले ले। ऐसे ताइवान की और चाइना की लड़ाई चल रही है, उसको फाइटर जेट बेचने लग रहा है कि तो ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, काम आएगा है। ऐसे भारत और पाकिस्तान की जब चलती थी तो पाकिस्तान को भर भर के उसने जहाज बेचे कि तुम ये ले लो। इधर से रशिया कह रहा है अरे पाकिस्तान से तो लड़ाई हो जाएगी तो क्या करोगे, लो अब हमसे हमारे विमान खरीद लो, मिग ले लो, सुखोई ले लो, और हम भी खुश कि हाँ हमारे पास अब ये हो गया, अब तो हम जंग जीत कर रहेंगे। भाई साहब, जंग जो है ना वो तो जीत वैसे भी जाओगे अगर इस पैसे को कहीं और लगा दिए। इस मामले में हमें समझदार आदमी लगा जापान। वो अमेरिका से पहले ही दोस्ती किया और कहा कि सुनो यार, तुमने है ना आजकल उपनिवेश बनाना छोड़ दिया है ना, अब तुम लोग आजकल उपनिवेश बना नहीं रहे हो, हमको बनाओ ना यार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने बहुत समझदारी से कदम चला और क्या कहा, अमेरिका से कहा कि यार ये बहुत खिचपिच होती है, हम ना अपनी सेना बनाएं फिर किसी पे जाके युद्ध करें। एक काम करो, हमारी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका वालों तुम ले लो,
बोले फिर क्या होगा? बोले एक बार तुमने गारंटी ले ली तो बाकी हमारा पैसा बचा करके ना हम डेवलपमेंट पर लगाएंगे। हालत यह हुई कि जिस अमेरिका ने जापान को तबाह किया था उसने सेना पर 4 पैसे खर्च नहीं किए और वो खुद की सुरक्षा अमेरिका से करवा के सारा पैसा अपने डेवलपमेंट पर लगा लिया। इतना तेजी से डेवलप किया कि आज वर्ल्ड बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर जो सेकंड और थर्ड नंबर पर रहने वाली कंट्री है, जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, अमेरिका से ज्यादा अमेरिका का पैसा लेकर जो बैठा है, या तो वो चाइना है या फिर वो जापान है, ये पैसा बचा बचा करके देश को डेवलप कर ले गए। हालत ये है कि अब अमेरिका में जापान का विरोध होता है कि तुम लोग उसकी सिक्योरिटी करने में लगे हो, उसको कोई माल तो बेच नहीं पा रहे हो, और वो तुम्हारे इस पैसे की एवज में खुद के डेवलपमेंट को खींच खींच के करे जा रहा है। कहने का मतलब समझिए आप, दुनिया को डरा करके डर का व्यापार करना है ना, ये तगड़ा कारनामा है। डर के व्यापार में अब देखिए जापान खूब डेवलप हो लिया, उसके बाद उसने अब डिफेंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग स्ट्रेटजी है मार्केट के अंदर, है सबकी सब व्यापारी, ठीक है ना। तो अभी सबकी सब व्यापारियों में आपने अमेरिका का हाल भी देख लिया। ये साथियों अमेरिका वालों ने कंफर्म भी कर दिया कि हम 15-14 बिलियन डॉलर के अंदर इंडोनेशिया को 36 एयरक्राफ्ट बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इंडिया को लेकर क्या चल रहा है? दुनिया भर की आप सारी मतलब क्लास में बैठ करके चर्चा आपकी क्लास में ऐसे होती है जैसे कि ये तो बैठा फ्रांस, ये बैठा अमेरिका, ये बैठा चाइना, ये बैठा रशिया, जैसे आपने घर के ही अंदर सबको बिठा रखा हो। दुनिया अपनी क्लास में यानी कि आरएनए के अंदर ऐसा लगता है कि चौपाल चल रही है, सारे देश बैठ के अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, फिर अपनी बात करेंगे। सर एक बात बताइए, इंडिया के साथ क्या चल रहा है फ्रांस का? आज की ताजा नव खबर देख लो साहब, ये 17 फरवरी की खबर है जो आपके सामने रखी जा रही है। क्या खबर? 17 दिसंबर की खबर है, माफी चाहूंगा। इसके अंदर साथियों फ्रांस ने हमारे साथ ये कहा कि भाई आपको अगर राफेल के अंदर कोई और राफेल भी लेना हो तो हमें बताओ, हम और भी राफेल देने को तैयार हैं, आप तो बस माल खरीदो, बाकी लोड मत लो। इंडिया ने कहा पैसा हमारा जा रहा है, तुम्हें तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब साहब फ्रांस जो है ना एक कदम और आगे निकल गया है। अब एकदम ताजा उतरती हुई खबर देखिए कल की, ये कल की खबर है ग्लोबल टाइम्स की, और इस खबर को आप तारीख के साथ देख लें, शायद दिखाई दे जाए, फरवरी 21 2022 की न्यूज है। इसमें क्या लिखा है, फ्रांस जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे अमेरिका करता है। एक बात बताओ, अमेरिका ने हाल ही में एक क्वाड समिट बुलाई थी, याद है? क्वाड समिट में क्या किया था? अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो समिट हुई थी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों लोगों ने मिलकर के बैठकर बातचीत करी। बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, सोलोमन आइलैंड पर अपना ऑफिस खोलेंगे, है ना, दुनिया में जो भी दिक्कतें हो रही हैं उन पर परिचर्चा हुई। फ्रांस ने कहा वाह भाई वाह, मतलब तुम लोग परिचर्चा कर रहे हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात कर रहे हो, इंडो पैसिफिक में तो हमारे अपने भी आइलैंड हैं भाई, ये रीयूनियन वगैरह जो आइलैंड है उनके आइलैंड है। बोले हम भी अपने क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे। तो हम भी जब अपने क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे तो इन बातों के अंदर जो बात निकल करके आई इंडो पैसिफिक के अंदर, वो क्या निकल करके आई वो मैं आप लोगों को यहां बताने का प्रयास करता हूं। बात निकल करके ये आई कि साहब इन दोनों देशों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि बोले हम जो है ना इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर अब अपना खुद का प्रतिनिधित्व कराएंगे। खुद का प्रतिनिधित्व कराएंगे यानी फ्रांस ने कहा अब हम लीडर बनकर के सामने आएंगे, और इसने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग बुला ली कि अमेरिका वाले क्वाड बुलाते हैं, अपन अपनी बुलाएंगे। अब इनकी मीटिंग में आप यहां पर देख सकते हैं जयशंकर साहब जो अपने विदेश मंत्री हैं, ये इस समय यात्रा पर गए हुए हैं फ्रांस की। ये देखिए आप, EU मिनिस्टीरियल फोरम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक, ये देखिए 22 फरवरी, ये साहब न्यूज है। आज जो है मीटिंग होने जा रही है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो फ्रांस के लीडरशिप में बैठ करके बातचीत करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर तैयार हुए हैं। फ्रांस होस्ट कर रहा है मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन इंडो पैसिफिक, और वो ध्यान रखना चाहता है कि उसे भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर लीडिंग रोल मिले, इसलिए इंडिया को बुलाया गया है। लेकिन चाइना और यूएस को नहीं बुलाया गया है कि तुम ये मत समझिए कि इंडो पैसिफिक में तुम पंचायती करोगे, हम भी पर्याप्त हैं। और ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन के देशों को बुला के फ्रांस ने बाकायदा मीटिंग करवाई है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के देश फ्रांस की बात क्यों माने? क्योंकि फ्रांस इस समय यूरोपियन यूनियन का सबसे शक्तिशाली देश है, वो जो बोलेगा यूरोपियन यूनियन वो करेगी। तो अमेरिका यूरोपियन यूनियन का लीडर क्यों बने, फ्रांस क्यों ना बने? फ्रांस उस पर गेम खेल रहा है। यूरोपियन यूनियन में अब 28 देश हैं।
28 देश में सबसे पावरफुल जो देश है वो अब फ्रांस, 27 देश हैं, ब्रेक्जिट के बाद तो ब्रिटेन निकल गया ना, 27 देश में से फ्रांस सबसे पावरफुल है। नंबर 2 पर जर्मनी है, जर्मनी अपनी बैटिंग कर रहा है, फ्रांस अपनी बैटिंग कर रहा है। यानी दुनिया जो है ना अब बराबरी की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दुनियादारी है जनाब। तो हमने आपको ना क्या क्या तो घुमा दिया। ये देखिए अपने एस जयशंकर साहब के द्वारा ट्वीट दिया गया है एकदम ताजा तरीन की, भाई साहब हम पहुंच गए हैं। ये देखिए अराइव्ड इन पेरिस, लैंडिंग हो गई है इनकी पेरिस में। अब ये फ्रांस के पास जाकर के बतियाएंगे, इनसे सारी बातें करेंगे। यहां पर जो बातें होंगी ये देख लीजिए, इन्होंने अपने ही ट्वीट में जानकारी दे दी है कि साहब बातें करेंगे हम, यूक्रेन के अंदर जो चर्चा होगी उसके बारे में बात करेंगे। इधर देखिए बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, इंडो पैसिफिक के बारे में बात करेंगे, जेसीपीओए को लेकर के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान था अपना, जिसके अंतर्गत ईरान के साथ डील होनी थी, उसके बारे में बात करेंगे। ये तमाम बातें हम यहां पर बैठ करके बातचीत करेंगे। ये तो चल रहा है सर। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अब ये बातें अच्छे से समझ में आ गई हो, पूरी दुनियादारी को ये क्लियर हो गया हो फ्रांस क्या कर रहा है। मतलब मैंने आपको फ्रांस का इतना सब कुछ आज के सेशन में बता दिया ना, मतलब आज के सेशन का टाइटल होना चाहिए, टेक्निकल टीम थंबनेल बना लो ये, कि फ्रांस की उभरती छवि, क्या अमेरिका को चैलेंज दे रहा है फ्रांस। मतलब इसको इस तरह से अगर प्रेजेंट किया जाए तो अपने आप में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि फ्रांस जो है ना उभरता हुआ ग्लोबल लीडर बन के आ रहा है। और इसको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इसके द्वारा चारों तरफ से एक वो बनाई जा रही है। क्यों भाई, उम्मीद है सभी साथियों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ये सारी की सारी चीजें जो है ना इस प्रकार से चलती हुई आ रही हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर इससे तो पता चलता है कि ये केवल ऑकुस से नाराज हो गया है, बाकी तो सब सही है ना। हाँ, बाकी तो मतलब पहले ऑकुस ना रहा होता तो शायद कुछ ना होता, ये ऑकुस के कारण नाराज हो गया है। ऐसा नहीं है भाई, फ्रांस जो है ना वो इन दिनों अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है। देखो वास्तविकता भी है, अगर थोड़ा इतिहास देखोगे ना तो इतिहास में समझ में आएगा कि दुनिया में 2 ही लीडर थे। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का दुनिया देखेंगे ना तो दुनिया में 2 ही लीडर हुआ करते थे, एक का नाम ब्रिटेन था और एक का नाम फ्रांस था। ये ही लीडर हुआ करते थे। अमेरिका तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इन लोगों को हथियार बेच बेच कर पैसे वाला हो गया। ये लोग लड़ रहे थे विश्व युद्ध और अमेरिका अपने से जो थोड़ा बहुत पैसा था वो और हथियार बना बना के इनको दे रहा था। इनके पैसे से अमेरिका जो है ना वो पैसे वाला बन गया। तो अमेरिका बुनियादी रूप से पावर नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताकतवर बना जब ये लोग गरीब हो लिए। अब इनको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। विशेष रूप से सत्ता का केंद्र तो हमेशा से ही यूरोप में रहा था। शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए, ये जो आप देखते हैं जिसके अंदर जब वर्ल्ड वॉर का इतिहास से पहले का जो औद्योगिक काल का समय देखते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यही तो युद्ध की पावर हुआ करती थी। ठीक है ना, तो ये चल रहा है जनाब। उम्मीद है कि पूरा एक सवाल करने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब ये तो पूरी दुनिया ही घूम ली है इसमें तो है। चलिए तो और अगले उसके प्रश्न की तरफ चलते हैं साहब। पेमेंट हो गया है, बुक नहीं पहुंची। यार भाई बालक कमेंट देखो, बच्चों के एक बालक कमेंट कर रहा है, उसको रिप्लाई कर दो। इम्तियाज हुसैन, ये एनसीईआरटी फॉर यूएस। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साहब, ऊष्मा संवेदन उपग्रह। भाई साहब ये तो एक तो गूगल का ट्रांसलेशन है, इससे परेशान ना हो, क्योंकि हमारी टीम भी है ना दिमाग ज्यादा नहीं लगाती। जब कुछ आंसर नहीं मिलता उनको तो वो क्या करते हैं, गूगल पर लिखते हैं, उसका ट्रांसलेशन मार देते हैं। लेकिन फिर भी आपके काम की बात एक चीज निकाल के लाते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है। एक बार ना सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, दिक्कत मत करिए, और आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी है, उसका नाम है यू नाम से, यू बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। मतलब टेक्निकली तो इसको बोला जाए व्यू, है ना भाई, VIEW। व्यू को अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसने अपना नाम VU रख रखा है। ठीक है, VU नाम से जो कंपनी है, इसने कहा है कि ये अमेरिका, कहां की कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है। देखो बेटा, एक तो ना दिमाग में इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर के आ जाओ। आप लोग अपने आप की भी कोई इज्जत या मतलब इमेज रखते हैं। हर चीज में हर समय सरकारों को कोसना, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थॉट लेकर के काम करोगे ना तो ये देश आपको वो लेसन सिखाते हैं। हमारे देश में अगर कोई प्राइवेट कंपनी काम करने चली आए ना तो हमारा सबसे पहला जो दर्द होगा वो ये होगा, सरकार प्राइवेटाइज कर रही है चीजें। ये जितने भी तहलके मचाने वाली कंपनियां इन दिनों दुनिया में हो रखी हैं, सब प्राइवेट कंपनी है। फाल्कन 9 स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, जानते हैं आप सभी लोग, जिस रॉकेट के माध्यम से
एलन मस्क दुनिया भर के लोगों को ऊपर नीचे पहुंचाता है। और ये एलन मस्क जो है ना, ये एलियन मस्क है असल में। इसकी न्यूज तो एनी टाइम न्यूज में आ ही जाती है। अब आप इधर देखिए कि अमेरिका की कंपनी है स्पेसएक्स, जिसका रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। उसका उपयोग कर रही है एक ब्रिटेन की कंपनी जिसका नाम है वीयू नाम की जो कंपनी है, ये अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगी। किसकी मदद से भेजेगी? फाल्कन 9 की मदद से भेजेगी। अब आप पूछेंगे कैसे सैटेलाइट भेजेगी? आइए हम बताते हैं। ये ऐसे सैटेलाइट भेजेगी कि यदि आपका घर का खिड़की खुला हुआ है, आपके घर के गेट खुले हुए हैं, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सर आप लाइट बंद करके आना भूल गए हैं, आप घर की बत्ती जलाकर घूमने निकल गए। कई कलाकार, बाल कलाकार आप में से भी ऐसे होंगे कि अरे छोड़ो यार, हॉस्टल में रह रहे हैं, पैसा दे तो रहे हैं, क्या ही लोड है, क्यों बंद करना। आप चलते समय एसी भी चला के चलेंगे। जैसे आप में से कईयों के मन में ये आदत होती है, अगर किसी होटल में रुकने गए तो कमरे से बाहर निकल के जा रहे हैं, लेकिन जब लौट के आए तो कमरा एकदम चिल्ड मिलना चाहिए, ठंडा मिलना चाहिए। तो क्या करें? जाते समय एसी चलता हुआ छोड़ जाओ। अब घूमने निकल जाओ, बढ़िया से 10-12 घंटे एसी चले, और जब एसी चल ले उसके बाद में जब हम आए तब हमारा कमरा तो ठंडा हो गया, लेकिन 12 घंटे का जो एसी का खर्चा आया वो हमने दिमाग नहीं लगाया। क्यों? हम तो पैसे दे रखे हैं। आप जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए ही ये कंपनी एक कारनामा करने जा रही है। आप पूछेंगे ये कैसे करेगी सर? बेटा ये लगाने जा रही है अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट। और सैटेलाइट से क्या करेगी? सैटेलाइट जो है ये हीट सेंसिंग सैटेलाइट लगाने जा रही है। जहां गर्मी बढ़ेगी यहां पर ही ये अपने द्वारा IR रेडिएशन भेजकर कंफर्म कर लेगी और आपके पास मैसेज पहुंचा देगी। मानिए गेट बंद करिए आते, थोड़ा सा एसी बंद करिए आते, आप तो बाहर निकल आए, गेट बंद करके भूल गए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो प्राइवेसी का हनन है। चले सुप्रीम कोर्ट सर, ये तो अपना मतलब बिल्कुल ही मूल अधिकार का हनन हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट खेलो, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, बोले क्या हो रहा है साहब? बोले हो ये रहा है जनाब, ये लोग जो हैं ये एक और कदम आगे चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक बात बताइए, दुनिया में आप लोग चाहते हैं कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना बढ़े। भाई हम लोग क्या चाहते हैं ना, दुनिया का जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग आज के औसत तापमान से नहीं, प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए औसत तापमान। और इतना प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं हम लोग, प्रदूषण फैलाने से गर्मी बढ़ना लाजमी है। अगर आप वाकई में कार्बन न्यूट्रल कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर सरकार कंपनी से कहने लग रही है कि प्रदूषण कम फैलाओ, क्योंकि हमें तापमान बढ़ने नहीं देना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, वैश्विक तापन को रोकना है। आजकल हर सरकार कंपनीज को इसी प्रकार से कह रही है। लेकिन जब वैश्विक तापन रोकना है तो बड़ा सवाल बनता है कि साहब रोके कैसे? रोके कैसे से मतलब क्या है? अरे वैश्विक तापन यानी कि दुनिया गर्म हो रही है, तो गर्मी फैलाने वाली चीजों को कंट्रोल तो करो। बोले सर कैसे करें गर्मी फैलाने वाली चीजों को कंट्रोल? अरे बोले जहां से टेम्परेचर निकल रहा है उसको बंद करो। तो बोले टेम्परेचर कहां से निकल रहा है आजकल? बोले ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन बिल्डिंग्स के खिड़की गेट खुले हुए हैं, उनके अंदर की गर्मी कमरों से बाहर निकल के आ रही है। कमरे में गर्मी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैश्विक तापन पर असर नहीं डाल रही। लेकिन आपके यहां पर औसत से ज्यादा तापमान आ रहा है और आप ही को नहीं पता है। ऐसी स्थिति में ये अंतरिक्ष में बैठ करके IR रेडिएशन के माध्यम से सारे घरों की, सारे फैक्ट्रीज की जो ब्रिटेन के क्षेत्र में है, उनकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं हीट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से। इस हीट सेंसिंग सैटेलाइट को ये IR के अंदर इस प्रकार से देख लेंगे कि जनाब आपके घर ने, आपके कमरे ने 2 डिग्री टेम्परेचर आपके आसपास के क्षेत्र का बढ़ाया हुआ है। अब आप में से कुछ लोगों को मजाक लगेगी ये बात, चलिए हम आपको बताते हैं आपके अनुभव से। इधर देखिए सर, याद करिए, आप कभी किसी शहर में अगर गुजर रहे हो, किसी गली में गुजर रहे हो जहां पर 2-4 एसी चल रहे हो, आप देखेंगे कि नॉर्मल टाइम पर जब हम चल रहे हैं तो उस समय तो होता क्या है, उस समय तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर में चल रहे हैं। लेकिन किसी के घर में एसी चल रहा है और वो बाहर की तरफ गर्मी फेंक रहा है, उस जगह का तापमान आपको नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ दिख ही जाएगा। ऐसे किसी क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए, यूपीएससी ने इस सवाल को मेंस में पूछा हुआ है कि हीट आइलैंड किसे कहते हैं। हीट आइलैंड संकल्पना दिल्ली के लिए दी गई थी कि साहब दिल्ली जैसे जो क्षेत्र हैं
जो कि आसपास के क्षेत्र से इसलिए गर्म है क्योंकि यहां पर बहुत सारी मशीनें बहुत सारा ताप उत्सर्जित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में हीट आइलैंड का केस बनकर आया था। यह अब पूरी तरह से उन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करके सरकार को भी सूचित करेगा और कंपनी को भी सूचित करेगा। आप पूछेंगे सर कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? पैसा कमाने के लिए ये उन कंपनी से ही कोऑर्डिनेट करेगी कि हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि साहब आपके गेट खुले हुए हैं, आप तो बस बंद करने का कार्य करिए। तो इस प्रकार से एक हीट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। ब्रिटेन से इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी ब्रिटेन वाले जो हैं वो इसको भेजने वाले हैं, ठीक है ना। कंपनी कौन सी है? तो व्यू नाम से, सैटेलाइट व्यू नाम से कंपनी है जो इस प्रकार का एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से इस प्रकार की चीज भेजने वाला है। और ये 2 डिग्री का जो तापमान का अंतर है उसको कैमरे के माध्यम से पता लगा लेगा। कितनी ऊंचाई पर भेजोगे आप? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा जाएगा ये वाला जो मतलब वो है सैटेलाइट जो है पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भेजा जाएगा। तो ये दुनिया वाले जहां चल रहे हैं हमने उसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव खबर आपको दे दी। इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करके ये लोग इस प्रकार का कारनामा करने वाले हैं, ठीक है साथियों। अब घर की खिड़कियां जो है वो खुली मत छोड़िएगा, एसी चलता मत छोड़िएगा, बाकी तो क्या ही है। सेशन को शेयर करते चलो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज हमेशा याद कर लो कि अंकित टैन जो है पेट्रोल पंप वाले से भी पूछ लो कि चलेगा क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न साहब? गजब न्यूज़ है साहब, इंडिया में घोटाले खुलने लग रहे हैं। और एक घोटाले में आज जो हम आपको स्कैम पढ़ाने जा रहे हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का घोटाला है। एक तो ना मतलब आप पूछेंगे सर ये जो आप घोटाले पढ़ाते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल अलग आ जाती है, मतलब क्या है, मतलब आपको खुशी हो रही होती है कि वाह ये पैसे वाला हो गया या हमको चूना लगा दिया गया क्या? मुझे समझ नहीं आता यार, मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम किन के हाथों में चल रहे हैं। आप सोच के देखो, भारत के अंदर 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि करोड़ों रुपए, मतलब मैं अभी फिगर देख रहा था 202 लाख करोड़ रुपए, कितना 202 लाख करोड़ रुपए, 202 लाख करोड़ रुपए, है ना। इतने की मार्केट वैल्यू है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की, यानी इतने ज्यादा स्टॉक के अंदर वहां पर शेयर ट्रेड होते हैं, इतने सारे वैल्यू के शेयर वहां पे ट्रेडिंग में काम में आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको मालूम है ना, जैसे आपके आसपास में मंडी होती है ना, जैसे सब्जी मंडी के अंदर सब्जियां बिक रही हैं, अनाज मंडी में अनाज बिक रहा है, ऐसे ही भारत की 2 बड़ी मंडियां फेमस हैं जहां शेयर बिकता है। उनमें से एक मंडी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसी को आप निफ्टी 50 कहते हैं। 50 बड़ी कंपनियों का मार्केट में वो वैल्यू बताता रहता है। वहीं पर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके पॉइंट को आप सेंसेक्स बोलते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ये बताते हैं कि मार्केट में आज माल महंगे बिके या माल सस्ते बिके। जब आप सुनते हैं सेंसेक्स ऊंचा गया, इसका मतलब है कि जो जितने भी माल था वहां पर वो कुल वैल्यू से महंगा बिका है। और जब आप पूछते हैं मार्केट नीचे गया तो जितने का माल था उससे कम वैल्यू पर बिका है। यह होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शब्द सेंसेक्स। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप निफ्टी पूछते हैं, निफ्टी सूचकांक ऊपर गया, निफ्टी सूचकांक नीचे गया, इसका मतलब यह हुआ जो वैल्यू थी उससे ऊपर या उससे नीचे की बात हो रही है, ठीक है। यह तो हमने आपको थोड़ा सा मंडियों के बारे में बताया। इनमें से एक मंडी की एमडी थी ये महिला जो आपको फोटो में बैठी दिखाई दे रही हैं। इनका नाम है साहब चित्रा रामकृष्णन। चित्रा रामकृष्णन के कार्यकाल के दौरान ये 2016 में तो मतलब इस्तीफा दे चुकी हैं, राज अब खुल के आ रहे हैं 2022 में। 2016 से पहले का कारनामा है, कारनामे का ईयर है, समय है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब घोटाले आते हैं तो सरकारों को ब्लेम देना शुरू करते हैं कि ये देखिए सरकार के समय पर क्या हो गया। ये तो खुल के आ रहे हैं। घोटाले का टाइम है दिसंबर 10 2012 से लेकर के मई 30 2014, इसके बीच के घोटाले हैं जो खुल के 2022 में आ रहे हैं। क्या है कहानी, आइए सुनिए साहब। ये जो मैडम आपको तस्वीर में दिख रही हैं जिनका नाम चित्रा रामकृष्णन है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी हुआ करती थी, यानी उस मंडी की सबसे बड़ी अधिकारी हुआ करती थी। साथियों मजेदार बात यह है कि ये अपने स्टाफ में किस आदमी को किस नौकरी पर रखेंगी, इसका निर्णय ये किसी वर्चुअल बाबा से पूछकर किया करती थी।
भारत ऐसे ही थोड़ी स्पिरिचुअल लैंड है, हल्के में ले रहे हो आप बात, भले ही 202 लाख करोड़ रुपए की क्यों ना हो, लेकिन वहां के एमडी किसी बाबा से पूछ करके निर्णय कर रहे हैं कि बताइए किस व्यक्ति को कौन सी नौकरी पर रखना है। और वर्चुअल बाबा का मतलब, अब आप पूछेंगे ये कौन होता है वर्चुअल बाबा, ये तो हमने तो कई तरह के बाबा सुने, ये कौन सा वाला बाबा आ गया। ये बाबा साहब चित्रा रामकृष्णन से जब सेबी ने पूछताछ करी और पता लगाया कि आप निर्णय लेती कैसे हैं, तो वो कहती हैं कि हर आदमी अपने समय में अपने या तो सीनियर से, जानकारों से, फील्ड के जानकारों से ये सारी जानकारियां लेते हैं। मैं तो अपने ही एक ऐसे किसी मेंटर से जानकारी लेती थी। बोले आपका मेंटर कौन? बोले मेरे कोई बाबा जी थे जिनसे मैं पूछ करके निर्णय लेती थी। बोले बहुत बढ़िया। बोले आपकी मुलाकात उन बाबा जी से कहां हुई? बोले आज से 20 साल पहले कभी गंगा नदी के किनारे में उनसे मिली थी। बोले बहुत बढ़िया। क्या आप उनका नाम पता कुछ जानती हैं? बोले कुछ नहीं जानती, मैं उनको शिरोमणि के नाम से पुकारा करती थी। बोले वाह भाई वर्चुअल बाबा, वर्चुअल बाबा से आप बात कैसे करती थी? बोले वर्चुअल बाबा से बात करने का एक ईमेल आईडी हुआ करता था और उस ईमेल आईडी का नाम था ऋग्याजुरसामा, है ना, ऋग्याजुरसामा@gmail.com। बोले अच्छा तो क्या करती थी? बोले मुझे कभी भी कोई दिक्कत होती थी मैं इस पर ईमेल लिखती थी। आप में से कई बाल कलाकार इस पर मेल भी लिख देंगे, है ना, और शिरोमणि के नाम से 2-4 यूट्यूब चैनल भी बना लेंगे, लेकिन मतलब नहीं है, किसी को से भी कोई नहीं मिला ये बाबा तो आपको क्या मिलेगा, है ना। तो अब सुनिए, तो जनाब ये बोले मैं इस पर मेल करती थी और बोले फिर मेल करके बाबा का आशीर्वाद जो होता था कि भाई इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर बिठा दो, मैं वो काम कर लेती थी। बाबा को पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी कर्मचारियों का नॉलेज था। बाबा इतने दूरदर्शी थे कि कहीं दूर बैठ करके वो मुझे गाइडेंस दिया करते थे, उनको एक एक व्यक्ति के बारे में पता था। बोले बहुत बढ़िया, और आगे चलते रहिए, बताते रहिए क्या क्या हुआ। बोले बाबा ने ऐसे ही एक बार मुझसे कहा कि एक आनंद सुब्रमण्यम नाम का व्यक्ति है, उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लो। बाबा का आदेश था, मैंने रख लिया। पता चला कि वो जो व्यक्ति था जिसका नाम है आनंद सुब्रमण्यम, वो किसी कंपनी में 15 लाख रुपए के पैकेज पर, सालाना पैकेज पर काम करता था, कोई मतलब होगी छोटी मोटी कंपनी टाइप से। बाबा का आदेश आया, बाबा ने कहा इसको 1 करोड़ का पैकेज दे दो, मैंने दे दिया। बाबा का आदेश आया इसको 4.25 करोड़ का पैकेज दे दो, मैंने 4.25 करोड़ का पैकेज दे दिया। चिंता की बात नहीं है, बाबा का आशीर्वाद था। अच्छा साहब, और फिर माननीय मैडम आपने क्या किया? कुछ नहीं जी, बाबा का आदेश था, 2016 में आप लोगों ने पूछताछ बढ़ाई, मैंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर सवाल बनता है कि अब मामला उजागर कैसे हुआ? अब आते हैं आपके सामने दूसरी न्यूज पर। यह तो हुआ हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े घोटालों में से एक की वो निकाली जा रही है, परतें खुल के जा रही हैं। लगभग 1000 करोड़ का मामला निकल के आने की उम्मीद है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी आज के इस सेशन के अंदर, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत सारे तथ्य आपको पता चलेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से निकल करके, जिसमें किसी अननोन योगी की बात हो रही है, चित्रा रामकृष्णन की बात हो रही है, और एक जो इस शब्द इसके लिए दिया जा रहा है, इस स्कैम के लिए, वो स्कैम के लिए शब्द दिया जा रहा है कोलोकेशन स्कैम। नाम दिया जा रहा है कोलोकेशन स्कैम। बस ये तथ्यात्मक जानकारी आप रखिएगा। जैसे आपने कभी कोयला स्कैम सुना, 2G स्कैम सुना, 3G स्कैम सुना, ऐसे ही अब आप सुनने जा रहे हैं कोलोकेशन स्कैम। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये कोलोकेशन होता क्या है, फिर साहब हम इस बात को पढ़ेंगे। भाई कमेंट पढ़ते चलना, कोई बच्चे परेशान हो रहा है उसको रिप्लाई करो फटाफट। हाँ जी, तो साहब यहां पर पॉइंट क्या बन रहा है कि ये कोलोकेशन स्कैम क्या है, इसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। आइए बताते हैं कोलोकेशन क्या है। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा शेयर मार्केट पर विश्वास रखना होगा। आप में से कई लोग एक सवाल सोच करके खुश रहते हैं, सर शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग होती है। अच्छा, कईयों को तो बिल्कुल नहीं पता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। मैं आपको एकदम सब्जी मंडी स्टाइल में बता रहा हूं, आप उतना ही समझकर चलिए और उससे आपका काम पूरा समझ में आ जाएगा। ये कोलोकेशन स्कैम समझ में आ जाएगा। पहले स्कैम समझिए, फिर इन मैडम के कारनामे आप समझेंगे, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। सब्जी मंडी का उदाहरण ले लीजिए, कोलोकेशन स्कैम समझ में आ जाएगा। सब्जी मंडी में क्या होता है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं। कभी आपने सब्जी मंडी का वाकई में अगर दर्शन किया हो, जो बड़ी सब्जी मंडी होती है शहर की, उसमें अगर गए हो तो वहां पर बहुत सारे लोग ठेला लगा के खड़े होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, आलू इतने रुपए किलो, आलू इतने रुपए किलो। और धीरे धीरे जब आप उनके नजदीक जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके पास जाके आप खरीदने ही वाले हैं, इतनी देर में दूसरा चिल्ला पड़ता है। आप अगर 10 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं, दूसरा बोलते हैं 9 रुपए किलो।
आप उसके पास जा रहे होते, तीसरा कहीं कोने में खड़ा होता है, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, अंतिम माल ले लो। मंडी में देखा है ना, शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। बोले शेयर मार्केट में क्या सब्जियां बिकती हैं? मैंने कहा ना, वहां शेयर बिकता है। बोले कैसे बिकता है? बोले शेयर बिकता क्या है, आप खरीदार बैठे हैं दुनिया भर के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर शेयरों को लिस्ट कर रखा है कंपनी के सॉफ्टवेयर पर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको शेयर दिख रहे हैं सारे के सारे। आपका मन करता है जिस शेयर को खरीद लो, जब शेयर का भाव बढ़े बेच दो, शेयर का भाव ना बढ़े घर में रख लो, अगर भाव बढ़ गया बेच दिया, घाटा लग रहा है आपको तो बेच दो। यानी कि मंडी में सभी लोग ग्राहक हैं और सभी विक्रेता हैं। यानी शेयर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति, जब आईपीओ आता है ना, जो प्राइमरी मार्केट है, उस समय ही केवल एक विक्रेता होता है, बाकी सब ग्राहक होते हैं। बाकी टाइम पर जब सेकेंडरी मार्केट वर्क कर रहा होता है, उस समय आप अपना शेयर किसी को बेच दो, किसी का शेयर आप खरीद लो। ये सारे काम किसके माध्यम से हो रहे होते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हो रहे होते हैं। ठीक है, एक सब्जी मंडी जहां पर हर व्यक्ति विक्रेता और हर व्यक्ति क्रेता है। आगे बढ़ते हैं साहब। सर लेकिन सुनने में तो आपकी बात में मजा आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेच रहा है, खरीद ले रहे हैं, लेकिन सर इतना आसान कैसे होगा? देश की इतनी बड़ी आबादी, इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा। आप ही ने बताया 202 लाख करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है उस मार्केट में। इतना मार्केट का, इतनी वैल्यू का माल जो है वो बिक रहा है, खरीद में आ रहा है। तो सर इसका मतलब जो कंप्यूटर होते होंगे सर, ये भी बहुत उच्च क्वालिटी के होते होंगे। मैंने कहा बेटा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि इतनी फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है। आप सोचकर देखो, एक समय की बात है, आप तो खैर कोरोना काल में आप लंबे समय से यात्रा नहीं किए होंगे ट्रेन की, लेकिन एक समय की बात है कि अब हम ट्रेन का टिकट बुक करते थे और जिस समय पर तत्काल का टिकट विंडो खुलता था, वेबसाइट हैंग हो जाती थी, वेबसाइट खुलती नहीं थी, क्योंकि देश के इतने सारे लोग टिकट बुक करने निकलते थे। होता था कि दिक्कत नहीं होता था? सोच के देखो, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाए तो क्या हो। अच्छा, कई बार आपने देखा है, कई बार अपन टिकट बुक करने वेबसाइट पर जाते हैं, जब बुक कर रहे होते हैं तब तो दिखा रहा होता था कि 10 सीट बची हैं, 15 सीट बची हैं। जैसे ही बुक मारा, इतनी देर में भाई साहब सीट खत्म, हमारा भी नंबर नहीं आया, इतनी देर में सीटें खत्म हो गई। सोचो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता होगा। जिस समय आपको शेयर दिख रहा है, आपने शेयर खरीदा, पता चल रहा है आपका पैसा गया, उससे पहले शेयर बिक गया। ऑब्वियस सी बात है ना, कितना फास्ट प्रोसेस होता होगा। एक बार के लिए दिमाग में कल्पना कर लो। हो गई कल्पना? अच्छा, ये कहां होता है मार्केट? मुंबई के अंदर है ये मार्केट। आप अलवर में बैठ करके मुंबई से माल खरीद रहे हैं, यानी मुंबई के अंदर जो कंप्यूटर चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। उस तेजी से चल रहे कंप्यूटर से ट्रेडिंग हो रही है धड़ाधड़। अब इस स्कैम को समझने में आसानी हो जाएगी आपको। क्या? मान लो बेटा कि ये कोई कंप्यूटर है जो ट्रेडिंग कर रहा है इस NSE के अंदर, इस जगह ये कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, 4-5 कमरों में रखा हुआ कंप्यूटर है। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाना, मैं अलवर बैठा हुआ हूं, मुझे वहां से लेकर के यानी मुंबई से कोई सूचना अलवर में मिलेगी, क्या मुझे उतनी ही तेज गति से मिल जाएगी क्या, जितनी तेज गति से जो व्यक्ति यहीं पर बैठ करके ट्रेडिंग कर रहा होगा? बस इतना सा अंदाजा लगाइए आप। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा गहरा विषय है, सोचने में थोड़ा समय लगेगा, कईयों के ऊपर से निकलेगा, लेकिन समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, आपके लिए तो घोटाला घोटाला ही होता है जी। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं। यहां पर एक व्यक्ति जो इस ऑफिस में इस मशीन पर काम कर रहा है, उसको जितना जल्दी सूचना मिलेगी, उसको जल्दी सूचना मिलेगी, या फिर मैं जो अलवर में बैठा हूं मुझे जल्दी सूचना मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि सूचना जब ट्रांसफर होती है ना, तो ट्रांसफर होने में समय लेती है, प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लेती है, जिसे लेटेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, अगर आप सेकंड की सुई लगाएं तो मैं जिस समय आपसे बोल रहा हूं उस समय सेकंड के हिसाब से अगर मैं बात बताऊं, सेकंड बताएगा कोई? एकदम एक्यूरेट सेकंड बताओ। इसमें सेकंड दिख नहीं रही, तुम दिखाओ। मैं जिस समय आपको बोलूंगा, आपको लेटेंसी समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर आप लेटेंसी समझ जाएं तो एक शब्द सिखाता हूं मैं आपको, और उस लेटेंसी से आप ट्रेडिंग की वैल्यू समझ जाएंगे। सेकंड बताओ क्या है? डॉट सेकंड में आंसर दो, खोजते रहो तुम, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं, यह बात आप तक पहुंचने में भी, जबकि मैं लाइव हूं इस समय, आप तक पहुंचने में भी 2-4 सेकंड का अंतर है। मतलब आप तक मेरी बात पहुंचती है
प्रोसेसिंग होती है फिर आप तक आती है, इतने में भी एक लैग है, उसी को लेटेंसी कहते हैं। क्योंकि सूचना एकदम अपलोड होकर पहुंचने में आग की तरह भी जाएगी ना तो भी टाइम लेगी। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी होगा। फिर आप पूछेंगे तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क यह पड़ रहा है, कहां चल रही है सेकंड 30। हां, अब देखो मेरे सामने जो सुई चल रही है, आप अपनी घड़ी को मिला लो 35, मैं 35 सेकंड पर कुछ बोला हूं। मैं जब 35 सेकंड पे बोला ना, आप इस 35 को जब सुने, 35 को जब सुने, अपनी घड़ी में सेकंड की सुई मिला लेना, उसमें अंतर आएगा। मैं अभी बोलने जा रहा हूं 50 सेकंड, मैं 50 सेकंड शब्द बोला हूं। अब आप मैच करिए कि आपने जब मेरी ये बात सुनी तब आपकी घड़ी में कितनी सेकंड हो रही हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये जो डिफरेंस आ रहा है, जिस समय मैं बोल रहा हूं मेरी घड़ी में मुझे इस समय 5 सेकंड दिखाई दे रहा है, ये 5 सेकंड दिखाई दिया, आपने जब सुना तब शायद 7 सेकंड हो रहा होगा। ये जो गैप है ना, इसे लेटेंसी कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये जो गैप आ रहा है, जो लेटेंसी आ रही है, इस लेटेंसी के अंदर क्या फर्क पड़ जाएगा 1-2 सेकंड में? बेटा ट्रेडिंग में सेकंड छोड़ो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क होता है। यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर अगर आ गया तो भी व्यापार के अंदर भूचाल मच जाएगा। बोले ऐसा होता है क्या? हमने कहा बिल्कुल। ये जो व्यापार में भूचाल है ना, अब आप सोच के देखो कि मेरे को यहां से सूचना यहां पहुंचने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये मैडम मेरी जानकार हैं, इन्होंने मुझसे कहा अंकित अवस्थी घर बैठ करके ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आओ तुम्हें जिंदगी की 2 सेकंड ज्यादा देते हैं। बोले हैं? बोले हां बेटा आओ, तुम्हें इसी कंप्यूटर की बगल में बैठने की जगह दे देते हैं, जहां दुनिया भर का डेटा प्रोसेस हो रहा है, तुम उसकी बगल में बैठ करके ट्रेडिंग करो। आम आदमी तो घर बैठ के कर रहा है, तुम उसकी बगल में बैठ के ट्रेडिंग करो। यह बात और लोगों को भी पता चली, उनने कहा हमें भी बगल में बिठाओ। बोले सब बैठ जाएंगे, लेकिन हम पहले एक ही व्यक्ति को बिठाएंगे, क्योंकि बाबा का आदेश है। बाबा के आदेश पर जिस व्यक्ति को इसके बगल में बिठाया गया, इस कंप्यूटर के बगल में बिठाया गया, उस कंपनी का नाम था मेरे प्यारे साथियों, मैं लिख करके तो लाया था, हां, ओपीजी सिक्योरिटी। क्या नाम था? ओपीजी सिक्योरिटी। अब आपको घोटाला समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। जिसको ये घटना समझ में आ गई उसको घोटाला समझ में आ गया। यहां से जो लेटेंसी आई वो लेटेंसी यहां नहीं थी। सोच के देखो, जो 2 सेकंड आगे चल रहा है वो व्यापार में कितना तहलका मचाएगा। व्यापार में मचे इसी तहलके को सबसे पहले 2015 में सिंगापुर के एक विसिल ब्लोअर ने, विसिल ब्लोअर बोले तो जो छुपकर सूचना देता है ना, उसने सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शिकायत करी और कहा कि सर आपकी नजर के नीचे ही कोलोकेशन हो रहा है, कोलोकेशन ट्रेडिंग हो रही है। बोले मतलब? बोले जहां आपकी मशीन रखी है उसी की बगल में एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग कर रहा है, इसी को कोलोकेशन कहते हैं। यानी जहां ट्रेडिंग हो रही है उसके बगल वाले कंप्यूटर पर बैठकर कोई ट्रेडिंग कर रहा है। आप पूछेंगे लेकिन सर ये किसी एक को होगा तो किसी और को नहीं दिखेगा क्या? दिखेगा ना। तो फिर इन्होंने और कंपनियों को भी बैठने का परमिशन दे दिया कि यहां बैठ जाओ। लेकिन जब बैठने की परमिशन दी, इस ओपीजी सिक्योरिटी वाले से कहा कि तुम एक काम करो, कंप्यूटर के अंदर से जो जानकारी आ रही है ना उसको तुरंत तुम ही एक्सेस कर लो, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को तुम सबसे पहले एक्सेस कर लो, तुम्हें इजाजत है। आप सोच के देखो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हजारों करोड़ का मामला ऊपर नीचे हो जाता है। आपको अगर यह पहले पता चल जाए कि यह शेयर ऊपर आ रहा है, यह शेयर नीचे आ रहा है, आप वहीं बैठे बैठे पैसा लगा रहे हैं कि लोगों का मन इस पर है, मैंने खरीदा और तुरंत बेचा, सटासट काम हो रहा है और आप इससे पैसे बनाए जा रहे हैं। जब सेबी को यह बात पता चली, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को यह बात पता चली कि भाई ऐसा कुछ कारनामा हो रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले गए एनएसई के पास में और कहा कि सर एक अखबार है, और उस अखबार का नाम था यार, उसका नाम था कुछ मनी लाइफ करके एक अखबार है। मनी लाइफ अखबार ने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आप लोग जो है ना वो कोलोकेशन स्कैम कर रहे हैं। मैडम चित्रा जी, ये जो चित्रा रामकृष्णन है, ये नाराज हो गई। इनने कहा कि ये
एनएसई की यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इज्जत घटाने का प्रयास हो रहा है। एक काम करिए, मनी लाइफ के ऊपर डिफेमेशन केस लगा दीजिए। ये ऐसा आपको ऐसा लगता है, चेक कर लो, आप चेक करके बता ही नहीं पाओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। भाई साहब कुछ करोड़ों रुपए का, जाने कुछ 500-700 करोड़ रुपए का इन्होंने मनी लाइफ के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस लगा दिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू गिराने का प्रयास हो रहा है। मनी लाइफ ठंडे बस्ते में चला गया। सेबी चुपचाप इसलिए क्योंकि सरकारी अधिकारी सारे के सारे, अब वो सरकारी अधिकारी कैसे ये पता लगाएं कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। बेचारे खोपड़ी खुजाल के वापस आ गए। 2015 के अंदर उनके साथ ये चोट हुई, 2014 तक गेम सारा हो लिया, 2015 में सेबी बैठकर जांच कर रही है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। 2016 में सेबी को किसी ने समझदारी से कहा कि देखो बेटा, ये जितने समझदार हैं उतनी समझदार कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो बोले फिर क्या किया जाए। 2016 में एक प्राइवेट कंपनी को पकड़ा सेबी ने, उसका नाम था डेलॉइट, जिसका मुख्यालय मुंबई के गुड़गांव में भी है, बहुत सारे देशों जगह में काम करती है। डेलॉइट नाम की कंपनी को पकड़ा और उससे कहा कि एक काम करो यार। बोले क्या? ये 2014 के अंदर, 12 से 14 के अंदर जो भी ट्रेडिंग हुई थी ना, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करो। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या हुआ? आप यह पता लगाओ कि कौन सी कंपनी ने शेयर मार्केट में या कौन से ट्रेडर ने शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लाभ कमाया, और जिसकी टेबल इसकी बगल में थी, क्योंकि मामला कोलोकेशन का है। डेलॉइट वाले बैठ करके इस मामले की जांच की। डेलॉइट बहुत बढ़िया कंपनी है, आईआईटी वाले बच्चे, एनआईटी वाले बच्चे उसमें नौकरी पाते हैं, बढ़िया नौकरियों में से एक कंसीडर की जाती है, कंसल्टेंसी कंपनी है। वो कंपनी आती है और इनके कोलोकेशन को चेक करती है कि बताओ भाई क्या मामला है। देखती है तो फिर वो सारी बातें निकाल के बताती है कि सर मामला कुछ इस प्रकार से है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहां पर करोड़ों का मामला ऊपर नीचे हुआ है। और हुआ कैसे? कोलोकेशन के आधार पर। 2016 के एंड में जिस समय डेलॉइट को यह आदेश दिया गया कि चेक करो, उस समय मैडम को यह बात समझ में आ गई, चित्रा रामकृष्णन को, कि अब दिन हो लिए पूरे। मैडम ने इस्तीफा दिया अपने पद से और निकल ली कि भाई अपन का सब हो गया, बाबा का आदेश है, वर्चुअल बाबा का आदेश है, अब अपन नहीं करेंगे कुछ भी। मैडम साहब छुट्टी पर चली गई, अपना इस्तीफा देकर निकल गई। सेबी लेकिन अब तथ्य जुटाने में इकट्ठा हो रही थी। सेबी ने रिसेंटली ये बात ब्रेक करके बताई है कि 2012 से 14 में, सोचिए तब से इसकी जांच एक एक पहलू की जांच होती गई। अब जाकर के इन्होंने बताया है कि 2012 से 14 के बीच में कोलोकेशन स्कैम हुआ था। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई हो, मेरा प्रयास जो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का किया, हालांकि इतना आसान है नहीं यह बात समझाना जितना मैंने कोशिश की आपको बनाने की, समझाने की, अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो केवल इसीलिए कि सर आपने घोटाला समझा दिया, चलो आपको भी खुश कर देते हैं और आप वीडियो को शेयर करने का कष्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जिनके ऊपर से निकल गया, दो बेकार बेकार बातें भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो साहब ये है वो मैडम जो बाबा से पूछ करके मतलब ये सारा की सारा फैसला किया करती थी। तो जनाब ये सारी चीजें रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये घोटाला समझ में आ गया होगा। बाबा जी के आदेश पर इन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को 1.38 पैकेज पर रखा था, करोड़ के पैकेज पर रखा था। कोलोकेशन क्या होता है, ये सारी बातें आपको एज इट इज लिखी हुई मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर क्लास पूरी होने के बाद मिल जाएंगी। आप इस पूरी पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। कंटेंट जो लिखा हुआ है मैंने सब समझा दिया है घटना के साथ। तो पढ़ने लायक चीज क्या बनी, कोलोकेशन क्या होता है, यानी आपको अगर पेपर में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कोलोकेशन क्या होता है, तो आप उसको अब अच्छे से समझा सकते हैं। चाहे पूरा पेज भरवा लो आपसे, चाहे एक लाइन में समझवा लो। मुद्दा घोटाले का है तो दो चार लोगों के बीच अब आप भी बढ़िया बढ़िया बातें कर पाएंगे। मैं सारी बातें आपको सुब्रमण्यम के बारे में, क्या है एनएसई क्या है, ये सब बता चुका हूं। उम्मीद है आपको ये मेरी मेहनत थोड़ी बहुत काम में आई होगी। सेबी के कारनामे समझ में आए होंगे, सेबी क्या है इसके बारे में हमने आपको ये जानकारी यहां पर देने का प्रयास किया है, ठीक है ना? अगर समझ में आ गया हो बाई चांस, मतलब बाई चांस की बात है, वैसे तो है ना क्लियर है कि समझ में आ गया हो अगर आपको, तो कर लीजिएगा। सेबी जो है ना आपके स्टॉक में जो भी पैसा लगा है, अब कई विद्यार्थी बाबा कौन है, अब यही पहेली है कि बाबा कौन है, ठीक है ना? क्लियर है? बाबा लाएंगे क्रांति जपनाम हो गया है इनका, ठीक है? चलिए अब आप कहेंगे सर आपको इस बात पर हंसी क्यों आ रही है?
सोच लो हम क्या क्या कर रहे हैं, लोग कहां चल रहे हैं भाई। लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं यार, सुपर कंप्यूटर से आगे इंसान चल रहा है। हद तो इस बात की है, क्या करें, फ्रस्ट्रेशन में आई हंसी है और क्या ही कर सकते हैं आप। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं साहब अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न इंफॉर्मेटिव है, क्या कहानी है थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। कहानी कुछ इस प्रकार से है जनाब कि देश में किन खाद्यान्नों का अभी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कुछ आंकड़े प्रदर्शित किए गए। आंकड़े प्रदर्शित क्या किए गए, कहा गया कि 2021-22 के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन लाइकली टू हिट रिकॉर्ड हाई, यानी कि सरकार की उम्मीद है कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड हाई यानी 316 करोड़ के आसपास, 316 जो मिलियन टन है उसके आसपास पहुंच जाएगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सब जब उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन बढ़ने पर सरकार ने कहा है 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसमें से सरकार का कहना है कि 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन होगा। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं श्री तोमर जी, उन्होंने 16 तारीख को अपनी पोस्ट में कहा कि यह किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत का और किसान हितैषी सरकारी नीतियों का सद परिणाम है। साहब बहुत बढ़िया बात कर दिया आपने, किसानों का उत्पादन बढ़ गया, बहुत बढ़िया, सरकार की नीतियां काम आ गई, बहुत बढ़िया। यहां पर अब बुद्धिजीवियों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। प्रश्न यह है कि यह काम तभी आएगा जनाब जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, क्योंकि किसान के लिए उत्पादन करना तो अच्छी बात है, मुसीबत यह है कि वो उस उत्पादन के बाद भी घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि किसान की फसल इकलौती ऐसी फसल होती है जो ज्यादा पैदा हो जाए तो खरीदार नहीं मिलता, और खरीदार नहीं मिलता तो उसे वही फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। यानी कि यह अगेन एक बात समझाती है, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को बना देना चाहिए, कानूनी रूप से बना देना चाहिए। कारण बताता हूं, अब आपको इस तरह से समझना होगा। देखो बेटा, यह है आपके सामने एक डेटा। आपको मालूम होगा भारत सरकार ने कस्में खाई थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, है ना। मोदी सरकार जब आई थी तब यह वादा लिया गया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर देंगे। एक डेटा है, बिजनेस स्टैंडर्ड नाम से कोई अखबार है, उसके द्वारा दिया गया डेटा है, और उस डेटा को थोड़ा सा देखिए। 2021 में इन्होंने अपना एनालिसिस छापा था कि सरकार कहां तक पहुंची। साथियों, सरकार जो है ना, एवरेज फार्म की जो इनकम है वो 59% इंक्रीज हुई है, यानी कि किसानों की जो आय है वो 59% बढ़ी है। दुगुना करने का मतलब है 100% इंक्रीज हो जाए, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि 100 रुपए कमाता था कोई किसान, अब वो 159 रुपए कमाने लग गया। यह बिजनेस स्टैंडर्ड का अनुमान है। कितने सालों में? 6 साल के अंदर ऐसा हुआ है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, अभी रिसेंट डेटा तो है ही नहीं, जब सरकार खुद 21-22 के डेटा दे रही है तो अपन कहां से दे देंगे। ठीक है, लेकिन इस अखबार ने एक जानकारी और दी, और वो क्या है सर, जो किसान का घाटा है ना वो 58% है सर। 58% है, मतलब फिर से आपने 159 रुपए किसान के पास पहुंचाए, उससे 58 रुपए आपने वापस ले लिए, वो तो बेचारा वही रह गया सर 101 रुपए के पास। कॉमन सेंस इसको समझने का लगाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरकार ने कहा था, जब सरकार आई थी 2014 में, किसान के लिए एक वादा किया गया था कि अगले 7 सालों में 2022 तक जो है हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, 100 रुपए वाले को 200 रुपए वाले तक पहुंचा देंगे। ये 100 रुपए कहां तक पहुंच जाएगा? 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। सबने सोचा बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, 200 रुपए पहुंच जाएगा। ये बात तो सुनकर के अच्छा लगा, लेकिन जब हम एक वो देखते हैं, मतलब एवरेज जो जानकारी निकाल के लाते हैं, उसमें क्या निकल के आता है कि लास्ट ईयर 2021 में 59% तक बढ़ गई थी आय, लेकिन घाटा 58 रुपए, तो ओवरऑल तो वृद्धि उसकी 1 रुपया ही हुई। सरकार कहती है लेकिन हम ऐसे काउंट ही नहीं करते, ऐसे काउंट करेंगे तो फिर तो तरक्की मानी नहीं जाएगी, हम तो इसको काउंट करते हैं 159 को। चलिए हम मान लेते हैं सरकार ने 159 रुपए को अपनी आय के रूप में, किसान की आय के रूप में कंसीडर किया, तब भी ये 200 रुपया तक तो नहीं पहुंचा। सरकार कह रही है कि 200 रुपए तक नहीं पहुंचा। हम, मतलब सरकार तो इस बात को खैर एडमिट ही नहीं कर रही है, लेकिन जो एजेंसीज हैं बाकी वो इस बारे में चर्चा कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 200 रुपए तक पहुंचाने के बावजूद भी किसान को ऐसा क्या, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो न्यूज है ये किसान के लिए एक अभिशाप ना बन जाए। बोले क्यों साहब? रिकॉर्ड उत्पादन किसान के लिए अभिशाप कब से बनने लगा?
बोले बताता हूं। कईयों को तो समझ में नहीं आएगा अभिशाप क्या होता है। अभिशाप का मतलब है कि उसके लिए कहीं ये पाप ना बन जाए कि यार उत्पादन किया भी था, डूब भी गए। मतलब क्या होता है बताता हूं। देखो बेटा, आप अगर कभी मंडी जाएं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे शहर में 3 बड़ी बड़ी मंडी है। अनाज मंडी है ना, सब्जी मंडी बहुत बड़ी शहर की, अलवर की ये सबसे बड़ी है। फिर प्याज मंडी राजस्थान की इकलौती मेरे ही शहर में है। मैं अक्सर यहां क्या देखता हूं कि जब पैदावार अच्छी होती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं। पूरी सड़क पर व्यापारी जो है, वो किसान जो है, वो फसल बेचने के लिए यहां आता है और बहुत सस्ते दामों में वो माल बेचकर जाता है, बहुत सस्ते दामों में। प्याज कई बार इतना सस्ते दामों में बिकता है, टमाटर कई बार इतने सस्ते दामों में बिकता है कि वो मंडी में बेचने के स्थान पर व्यापारी, वो जो किसान है, वो यहां ला करके भी सड़क पर लौटा के चला जाता है कि लो भाई खा लो, जिसको खाना है। अंदर 1 रुपए में बेचूंगा, इससे अच्छा है आप ही लोग खा लो, मेरा पाप जो भी है मेरी तरफ से पुण्य हो गया, ये लीजिए आप लोग ऐस करिए। लेकिन किसान का तो मामला चौपट हो गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब किसान रिकॉर्ड उत्पादन करता है तो व्यापारी जो अंदर बैठा हुआ है वो कहता है भाई मेरा तो हो गया, भाई मैं तो इतना ही खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि एपीएमसी के माध्यम से, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट जो कमेटी बना रखी है, उनके माध्यम से ही तो किसान की फसल की खरीदारी होती है। उसकी लिमिट फिक्स है, वो इतना ही खरीदता है जितना जेब में पैसे लेके व्यापारी बैठा हुआ है, आड़तिया। वो अपनी मर्जी से फसल खरीदा और किसान को लौटा दिया कि भाई अपन तो इतना ही खरीद सकते थे, इतने में देना है तो दे, नहीं तो जा। अब आप सोच के देखिए कि किसान अपने आप को अग्रसित कैसे करे फसल पैदा करने के लिए। अब आप पूछेंगे, सरकार कहती है सर हमने एमएसपी दे तो रखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे तो रखा है। अजय साहब, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रखा है, जिसके लिए आपसे डिमांड की जाती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि किसान की जितनी लागत आई है उसका कम से कम 2 गुना आपको एमएसपी के अंदर देना है। आप इसको ऑथराइज कर दीजिए, नियम बना दीजिए, ताकि किसान को डर खत्म हो जाए, वो आपके रहमो करम पर जीना बंद कर दे। ये किसान की मांग है। किसान क्या चाहता है कि साहब एमएसपी को आप एक बार के लिए कमिटमेंट तो दे दो ना कि मैं फसल पैदा करूंगा, मैं इस बार किसान को इतने रुपए दूंगा, और ये उसका कानूनी अधिकार है, नहीं मिले तो कोर्ट चला जाए। वो आप हर बार देते हैं एमएसपी, कई बार 3-3 महीने लेट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी प्लानिंग लूज हो जाती है। किसान डरा हुआ किस मामले में रहता है कि रिकॉर्ड उत्पादन कर लिया और एमएसपी जो है वो नहीं मिली तो उसको घाटा ना हो जाए। यही घाटा तो वो ऑलरेडी सहन करता हुआ आ ही रहा है। तो देश में एक नई डिबेट छिड़ गई है कि किसान का रिकॉर्ड उत्पादन उसके लिए अभिशाप है या उसकी तरक्की है। तरक्की तब है जब सरकार कह दे कि जितना भी अधिक माल प्रोड्यूस करोगे हम सब खरीद लेंगे, लोड मत लो। अभिशाप तब है जब उसका माल पैदा हो गया, खरीदार नहीं मिल रहा, तो उसको वो सस्ते दामों में बेच के जाना पड़ता है, तो वो उसके लिए और घाटा बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन दिनों जो बात मुद्दे में आ रही है वो समझ में आ गई हो। कृषि के आंकड़े जो हैं वो सरकार के द्वारा दर्ज किए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और उस रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है, और वो है कि 316 मिलियन टन हम लोग कृषि उत्पाद करने जा रहे हैं। चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन है, गेहूं का भी रिकॉर्ड उत्पादन है, और मक्का का, दलहन का, चने का, तिलहन का, ये सब रिकॉर्ड उत्पादन इस बार किया गया है। यानी कि अब तक इससे अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। देश ने ये डेटा जो है वो अपने लिए होता हुआ देख लिया है। ठीक है ना, ये सरकार का डेटा है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बोल्ड लेटर्स में है, इनका रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, यानी इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ। भारत के अंदर अगर आप देखें तो 2012 से लेकर के 2021 के बीच के अंदर उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। यह कुछ इशारा करती है। क्या इशारा करती है? आप देखिए, जहां पर कृषि उत्पादन पहले 257 मिलियन टन था, अब कम से कम 50 मिलियन टन उत्पादन बढ़ा है। इससे इतना तो कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो फायदेमंद काम सरकार ने किया ही है। भाई ठीक बात है कि आप किसान को अगर उत्पादन के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सरकार ने कुछ नीतियां बनाई क्या? तो यहां पर सरकार का कहना है कि किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत, अब यह मेहनत कैसी हुई? वैज्ञानिकों के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादित किए गए, किसानों के द्वारा जो फार्मिंग है उसको फोकस्ड करके किया गया, इरिगेशन के अंदर सुविधा दी गई, किसानों को फसल बीमा योजना दी गई, किसानों की आय के लिए जो उनको 2000 रुपए के हिसाब से क्वार्टरली पेमेंट दिया जा रहा है वो दिया गया, किसान सम्मान निधि दी गई, उस वजह से किसान का फसल बीमा दिया गया। उन वजह से किसानों का और सरकार का जो सम्मिलित प्रयास हुआ
उस वजह से किसानों की आय में या फिर समझिए उत्पादन के अंदर रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। यह डेटा अपने आप में काफी कुछ कहता है, ठीक है ना। तो यह तथ्यात्मक जानकारी आपको समझ में आ जाना चाहिए। सरकार ने अग्रिम अनुमान जारी किए हैं और कहा है कि हम इतना उत्पादन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सबके डेटा है, कितना उत्पादन हम किस चीज में करने जा रहे हैं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आंसर आप लिखें, अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? एक ऑप्शन होता है कि आप पत्रकार बन के आंसर लिखें, और यहीं पर हम बच्चे गलती कर जाते हैं। पत्रकार बन के आंसर लिखने का मतलब होता है कि हम सरकार के विरोध में जो भी तथ्य हमारे पास हैं वो सब लिख दें। हम तथ्य लिखें कि देखिए 59% तो आमदनी इंक्रीज हुई, 58% बच्चे उसका किसान का घाटा हो गया, बताइए कहां हुआ उत्पादन। आप ना तो अपोजिशन है ना ही आप पत्रकार हैं। तो फिर जब आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का मतलब हुआ आप सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं, अपने आंसर में अगर आपसे ये बातें लिखवाने का कहा जाए तो आपको लिखना क्या होता है? सरकार की तारीफ नहीं, सरकार की बुराई नहीं, आपको केवल फैक्ट्स को ध्यान में रखकर पॉइंट बोलने होते हैं। फैक्ट्स जो आपके सामने बोल रहे हैं कि किसान का उत्पादन इतना बढ़ा, आप इस बात को भी लिखें। तो यह भी लिखें, अगर आपसे यह कहा जाए कि वर्तमान की कृषि व्यवस्था का क्रिटिकल एनालिसिस करिए, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस में आलोचना भी करिए और अपनी तरफ से सकारात्मक तथ्य भी ऐड करिए। आलोचना शुरुआत में जब करें तो इतना भी बुरी तरह से ना करें जैसे विपक्ष में बैठे हुए नेता हों। आप अपनी तथ्य में लिखें कि किसान की आय में उतनी यथार्थ वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। वहीं जब सकारात्मक पक्ष में लिखें तो यह लिखें कि सरकार की नीतियों की वजह से किसान का उत्पादन बढ़ा है। इस प्रकार के जब आप पॉइंट्स लिखते हैं अपने आंसर में और फिर आप सरकारी नीतियों का जिक्र करते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे आपको इससे मतलब नहीं है, आपके आंसर से किसी भी आंसर चेक करने वाले व्यक्ति को अगर यह पता लग गया कि आप सरकार के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आपका पत्ता कट गया। आपको एक मॉडरेट आंसर लिखने का प्रयास करना चाहिए, यानी आपके अभ्यास में यह चीज झलकनी चाहिए। जैसे मेरे कई बार कमेंट्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मुझे बहुत सारे बच्चे, जैसे कल मैंने चारा घोटाला समझाया, मुझे बच्चों ने कमेंट में जो है वो बीजेपी का समर्थक बता दिया कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, आपने चारा घोटाले के मामले में जो है वो मतलब लालू जी के खिलाफ बातें बोल दी हैं। अरे भैया, मैं होता कौन हूं बोलने वाला यार? सीबीआई की कोर्ट ने फैसला किया है, 20 साल तक डिसीजन चला है, उनके पास भी वकील, उनकी भी सरकार, उनके द्वारा भी लोग बिठाए गए हैं, तब भी फैसला आ रहा है। मैं तो केवल आपके सामने तथ्य रखता गया कि घोटाला हुआ कैसे था। घोटाला हुआ और उसके बाद मैंने तथ्यात्मक जानकारी यह पढ़ाई कि अगर कोई नेता जेल जाता है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही कई बार जब मैं मुद्दा पढ़ा रहा होता हूं, मुझे साहब एंटी मोदी का नादा दे दिया जाता है, मुझे कई बार नाता दे दिया जाता है कि साहब आप कांग्रेस के हितैषी हैं, कई बार नाता दे दिया जाता है कि आप भाजपा के हितैषी हैं। ये जो तथ्य चलते रहते हैं ना, जिसमें कि सामने वाला प्राणी बैठ करके बस यही कैलकुलेट करने लग रहा है कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ये किस पार्टी का समर्थक है, वो व्यक्ति हमेशा दुख में रहेगा। कारण यह है कि जब सामने आपके एक ब्यूरोक्रेट खड़ा होकर कोई बात बोलेगा तो वो वही बात बोलेगा जो डेटा में है, और डेटा को जब वो रखते हुए बात बोलेगा तो ये याद रखिएगा, सरकार की नीतियां आपको प्रमोट करनी है, यही आपके आंसर में झलकना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, आप जिसको नहीं चाहते उसकी भी सरकार है और आपको कलेक्टर लगा दिया गया है, तो आपको वो नीतियां ये नहीं है कि ना साहब मैं नहीं करूंगा, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं तो केवल यही नीति चलाऊंगा, आपकी नीति नहीं चलाऊंगा, ये नहीं है। आप अगर सरकार में हैं तो सरकार जब सरकार चलेगी, आप प्रशासक की भूमिका में हैं, आपको नीतियों का क्रियान्वयन कराना है। अच्छी या बुरी नीति वो तो जनता वोट देकर उनको बताएगी। आप सरकार के नौकर हैं और आप भी नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नौकर बनने की मानसिकता दिमाग में उतार लो। जो व्यक्ति मुझे लेकर के एनालाइज करने लगते हैं ना कि ये सरकार प्रो सरकार है, एंटी सरकार है, ये इसलिए क्योंकि आपको इन दिनों में सरकारी नीतियां पढ़ाता हुआ दिखता हूं, सरकार के फैसले पढ़ाता हुआ दिखता हूं। कल को सरकारें बदल जाएंगी तो मैं वो पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। मुद्दा यह है कि आप अगेंस्ट में ना तो बोल सकते हैं, ना ही आपको अगेंस्ट में आंसर लिखना होता है, आपको नीतियां लिखनी होती हैं। नीतियों के बारे में सकारात्मक रूप से आपको अपने तथ्य ऐड करने होते हैं। आपको बताना होता है ये होता तो और अच्छा होता, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग के हिस्से भी होते हैं, आप नीति निर्माण के हिस्से भी होते हैं। तो सरकार की नीतियों में आप अपने द्वारा सजेशन ऐड करवाते हैं कि सर ये काम हो जाता ना तो मजा आ जाता।
सर ये काम हो जाता तो मजा आ जाता। इसी को सकारात्मक समीक्षा कहते हैं। आंसर राइटिंग में आप राजनीति ना करें। जब भी कोई बात लिखें तो उसमें आप अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को सलाह के रूप में साझा करें। ये जब आप व्यवहार में ले आएंगे तो आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपके इंटरव्यू से और आपके आंसर के लिखने से कॉपी चेक करने वाला और इंटरव्यू पैनल यह समझ जाता है कि यह बच्चा पहले से ही राजनीति से ग्रसित है। यही कारण है कि वो अंडे उठा करके आपको इंटरव्यू में दे देता है और कॉपी में नंबर कम दे देता है। नसीहत है, मान लेंगे तो सिलेक्शन पा जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर राजनीति के लिए ट्विटर पर ट्रोल खेलेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और वो हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी है। मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंट डेज में आपको पता होगा कि जो बप्पी लहरी हैं उनका निधन हुआ। पूरा देश जो है उनकी वजह से, मतलब लता मंगेशकर जी गई उसके 10 दिन बाद ही बप्पी लहरी जी चले गए। 2 बड़े सिंगर भारत ने खो दिए। उनकी मौत के बाद में एक न्यूज निकल करके आई और वो ये था कि इनकी मौत जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुई। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है, फिर ये बीमारी इन दिनों सुर्खियों में आ गई। आज के सेशन में हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है, मतलब क्यों, मतलब ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से बप्पी लहरी जी का निधन हुआ। इसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो बप्पी लहरी डाइज एट 69 ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये बीमारी OSA होती क्या है, आइए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कौन सी बीमारी है। देखिए डॉक्टर की अगर हम रिपोर्ट जाने तो डॉक्टर ने कहा कि बप्पी लहरी जी को एक दिन पहले एकदम स्वस्थ हालत में उनके सारे वाइटल्स का मतलब सारे टेस्ट जो उनके किए गए वो सब सही पाए गए और हमने उनको आसानी से यहां से जाने का कहा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात तो ठीक है उनके साथ चली आ रही थी। अगले ही दिन लेकिन उनके मरने की खबर आ गई। हॉस्पिटल से जिस व्यक्ति को एकदम स्वस्थ रिलीज किया गया है वो मर कैसे गया, बताते हैं आपको क्या कहानी है। देखो बेटा ये बीमारी क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। 15 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई और इनके बारे में ये बीमारी चर्चा का कारण बनी। देखो हम जब सोते हैं ना बेटा, आप इस सोने के पोस्चर को एक बार देखिए। आप जब सोते हैं तो सोते समय सांस लेने के आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप नाक के माध्यम से सांस ले रहे हैं या आप मुंह के माध्यम से सांस ले रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि आपके गले पर इतना वजन हो कि आपकी जो सांस ले जाने वाली नली है वही दब जाए। दोबारा सुनिए, आपने कई बार देखा होगा कि घर के कई सदस्य जो सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, मतलब थोड़े फैटी लोग हैं, वो खर्राटे लेते हुए दिखाई देते हैं, है ना। मतलब स्नोर करते हैं, सोते सोते उनके मुंह में से आवाजें आती रहती हैं, खड़ 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 करके आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो अचानक नींद से उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर लंबी सांस लेते हैं, फिर उनकी सांस अटकती है, फिर वो जग जाते हैं। आप अपने घर में देखिएगा जो खर्राटे वाले लोग होते हैं, जो खर्राटा लेके सो रहे होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक खर्राटे लेके नहीं सोते हैं। खर्राटे चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनकी जब नींद खुलेगी, एकदम झपकी से नींद खुलेगी, फिर जग जाएंगे। ये जो सोते समय की दिक्कत आ रही है ना, इसमें ही एक बीमारी है ये वाली। इसमें क्या होता है बच्चों, आप सोच के देखो, ये आपका गला है, गले से सांस आपके लंग्स तक जा रही है। हो क्या रहा है कि आपके इस जगह जो चर्बी जमी हुई है, ये वाली जो होती है ना, जिसको आप डबल चिन कहते हैं, ये वाली जो चर्बी, कई लोगों के, जैसे आप बप्पी लहरी जी को अगर देखें तो उनके आपको यहां पर दिखाई देगा कि उनके यहां पर डबल चिन बन रही है, उनके चेहरे के नीचे की तरफ। मतलब ये जो बीमारी के अंदर ये जो चीज बन के आ रही है, इनके शरीर के अंदर ये फैट का एक्स्ट्रा हिस्सा दिखाई दे रहा है। आप देखिए इनके गले के अंदर आपको एक्स्ट्रा मांस दिखाई पड़ रहा है ना। अब ये हालांकि अपने आप में हमारे लिए लेसन भी देकर चले गए बप्पी लहरी साहब, और वो क्या है, ये जो चीज आपने देखी इस जगह पर जमी हुई, मैंने जितना समझा और पढ़ा उससे मुझे यह समझ में आया कि इसकी वजह से ये फैट गले के इस पोर्शन पर दबाव बनाने लग जाती है। ये फैट गई और जाकर के इस पोर्शन पर दबाव, ये वजन बन करके, जैसे कोई व्यक्ति आपका अगर गला घोटे, गला दबाने के लिए गला दबाए, तो आपकी जो सांस लेने की ट्रैकिया है वो दब जाएगी, सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब खुद का शरीर ही अपने वजन से अपनी ही गर्दन को दबा दे, तो जरा सोच के देखिए कि क्या होगा। यही है ये जो आपने बीमारी सुनी ना, OSA,
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि सोते समय जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से सारी दिक्कतें होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो फैट है ये आपको दबाने का कोशिश कर रही है, आपके ये जो जमी हुई चर्बी है इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं। यहां पर व्यक्ति के सो ना पाने के कारण आप देखिए, आप मतलब सोते समय का अगर आप नजारा देखें तो इस तरह से ये जो सांस लेने का तरीका है ये इस फैट की वजह से जो है ना, ये आपने सांस ली, सांस लेते हुए जब आप चल रहे हैं ये सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अब अगर आपका वजन एक्स्ट्रा हुआ और ये चीज जो है ये बंद होने की तरफ आ गई, ये खर्राटे शुरू हो गए, आपकी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिए कि कैसे होता है ये सारा कार। ये देखिए ये और नीचे आ गया, ये बंद हो गया और आपकी सांस जाना हो गई बंद। और जब ये जाना बंद हो गई तो समझिए कि काम हो गया। और हो सकता है कि मेरा ये जो वीडियो है ये प्राइवेट हो जाए। टेक्निकल टीम पहले से ही तैयार रहना अगर प्राइवेट होता है तो, क्योंकि हमने किसी डॉक्टर का वीडियो उठा लिया है, कहीं प्राइवेट ना हो जाए। इधर देखिए, क्लियर है? क्लियर हो गया? तो भाई हम अपनी तरफ से क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन अब अगर कुछ हो जाए तो संभाल लेना भाई, टेक्निकल टीम देख लेना भाई। वीडियो तो आ गया है, अब कहीं इसकी वजह से प्राइवेट हो जाए तो बचा लेना यार भाई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे ये ऑपरेशन स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, 3 प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सोने के अंदर दिक्कत होती है इस वजह से। और होता क्या है, होता क्यों है ये समझ लीजिए। ज्यादा वजन अगर है तो वही वाला बात है ना कि यहां पर वजन जाने की वजह से हो रहा है। फिर क्या है, बाहर से गला बड़ा होना, यानी गले का साइज बड़ा होना। आमतौर पर गले का साइज 17 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, गले का साइज बड़ा है। अब देखिए बप्पी लहरी साहब का गला भी बड़ा है क्योंकि सिंगर आदमी है, गला बड़ा हो गया। अब गला बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। टॉन्सिल्स, कई लोगों के गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, है ना। तो ये जो टॉन्सिल हो जाते हैं, तो टॉन्सिल होने की वजह से भी, क्योंकि आपने देखा हो ना टॉन्सिल के नीचे हमारा गला लटक जाता है नीचे की तरफ, उसकी वजह से भी सांस नली के अंदर कोई बेकार टिश्यू बढ़ गया, अल्कोहल बढ़ गई। आप सोचो एक हेल्दी आदमी ऐसा है जो शरीर वाला है और उसने क्या कर दिया, ऊपर से उसने नींद की गोलियां और खा ली, तो रही सही तो उसका काम वैसे ही पूरा हो गया। जंक फूड खा लिया, उससे ऐसा हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण कौन कौन सी और बीमारियां हो सकती हैं, तो यार इसकी वजह से सबसे बड़ी बीमारी तो है जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप मानसिक रूप से अपसेट हो जाएंगे। बाकी नींद पूरी ना होने से जो शरीर की और 10 बीमारियां बनेंगी, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, वो सब हो ही सकता है। इसको पहचाने कैसे कि आपको ये बीमारी है तो नहीं। इसका तर्क यह है, आप सोने के बाद भी जब जगें तो जगते समय अगर आपको आने के बाद भी नींद आ रही है, थकान हो रही है, सोकर उठने के बाद मुंह सूख रहा है, गले में खराश हो रही है, सुबह सुबह सर दर्द हो रहा है क्योंकि आपको सुबह प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाई सोते समय, है ना, आपको डिप्रेशन आ रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, रात में पसीना आ रहा है क्योंकि सांस नहीं पहुंच रही है ना, बेचैनी हो रही है, आप अचानक जाग जा रहे हैं, आप हांफने लग रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज अगर हो रही है, आप खर्राटे ले रहे हैं, ऐसी कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के तहत कंसीडर की जाती है। बच्चों में भी होती है क्या ये प्रॉब्लम? बिल्कुल, कई बार बच्चों को भी हो जाती है। जैसे उनके बिस्तर गीले हो जाते हैं, घुटन होने लगती है, रात को बहुत पसीना आने लगता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर काम की जाती है। फिर आप पूछेंगे इनमें सबसे ज्यादा खतरा किस व्यक्ति को होता है? पुरुष को होता है, विशेष रूप से पुरुष और बुजुर्गों को होता है। अस्थमा के रोगियों को, डायबिटीज के रोगियों को, हाई बीपी के रोगियों को इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है। एक व्यक्ति बहुत दूर से पूछ रहे हैं कि सर नई वाली एनसीईआरटी पढ़ूं या पुरानी वाली? नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ठीक है। तो होने वाले गंभीर कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बता दिए हैं। क्या इसका इलाज संभव है? क्या इसका इलाज संभव है? इसके इलाज के अंदर सबसे पहली तो चीज यही है साथियों कि आपको डॉक्टर की डायग्नोसिस के अंदर इस चीज को दिखाना होता है, अपनी जांच एजेंसीज को चेक कराना होता है, अपने पूरे अंग को चेक कराना होता है, डॉक्टर से इसका इलाज लेना होता है, मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करनी होती है, गलावट जो गले में रकावट आ रही है उसको खोलने की प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होती है, तब जाकर के आप स्वस्थ रहते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। ये विद्यार्थी लिख रहे हैं सर इस वीडियो को कट करवा के अलग से डलवा देना। बेटा डलवा तो दूंगा पर मुझे डर लग रहा है आज कहीं ये प्राइवेट ना मर जाए ये वीडियो। हाँ भाई देख लेना आप लोग। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद है यहां तक सब बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, याद क्या रखना है, रेफरल कोड अंकित 10, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ साथियों, सवाल है अब फटाफट कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, वन लाइनर, उनको पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस हैं
हाल ही में मिजोरम ने अपना 36वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया? तो 20 फरवरी के दिन मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है ना। तो ये 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। इसके मतलब मिजोरम जो है वो 20 फरवरी के दिन इसका निर्माण हुआ था। ये सॉरी, अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन से हुआ था और मिजोरम जो है वो 53वें संविधान संशोधन से निर्माण हुआ था। दोनों राज्यों के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का गठन किया गया था। ये तथ्यात्मक जानकारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर क्लास पूरी होने के बाद में आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक मनाएगा? तो 20 से लेकर के 26 फरवरी तक खजुराहो महोत्सव मनाया जा रहा है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से लेकर के 26 फरवरी तक, मतलब नृत्य महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 20 से 26 फरवरी याद रख लीजिएगा। और खजुराहो डांस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 48वां नृत्य महोत्सव है ये। प्रोजेक्ट आहोरण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू कौन कर रहा है? तो आसाम के द्वारा प्रोजेक्ट आहोरण हाल ही में शुरू किया जा रहा है, आरोहण। इसमें स्टूडेंट्स को उनकी स्किल डेवलप करने के लिए मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है ना। टाटा की मदद से यह कार्यक्रम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो मनिका बत्रा जो है उनको एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मनिका बत्रा फर्स्ट इंडियन वुमन है जिन्होंने गोल्ड के अंदर मतलब टेनिस के अंदर गोल्ड, टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर, ठीक है ना। तो इनको एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास जो है ये एक मतलब शू निर्माता कंपनी है असल में तो मेजरली, है ना, और जर्मन कंपनी है जिसके द्वारा स्पोर्ट्स वियर बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र आयोजित होगा मुंबई के अंदर। यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो आकर के यहां पर बातचीत करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उम्मीदें की जा रही हैं कि हो सकता है भारत को ओलंपिक्स की अध्यक्षता मिले, ओलंपिक्स कराने का मौका मिले। इस काम के लिए जो मतलब नीता अंबानी है वो इस समिति के मेंबर हैं। तो उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जब सत्र आयोजित होगा तो यहां से भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हो जाएंगी। तो क्या भारत में ओलंपिक आयोजित हो सकते हैं, इसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे जल्दी ही। किस देश के शोधकर्ताओं को सी ड्रैगन का 180 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला है? तो यूके को सी ड्रैगन का 180 मतलब मिलियन साल पुराना जो है पुराना जीवाश्म मिला है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इंसान की तुलना में ये कितना बड़ा ड्रैगन हुआ करता होगा। और चीन को ड्रैगन क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपके सामने एक पैलेस्टोलॉजिकल साइन है और यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का जीवाश्म मिला है, समुद्री जीवाश्म मिला है ड्रैगन का, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक चरित्र है जिसको कि अपन फिल्मों में देखते हैं कि ड्रैगन कैसा हो सकता है, आंख से आग गोलता होगा, मुंह से आग निकलती होगी, ऐसा कल्पना की जाती है। लेकिन ऐसी चीजें जीवाश्म में मिल रही हैं, ऐसी उम्मीदें की जाती हैं और यूके के वैज्ञानिकों को ऐसी चीज मिली है। भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर के रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन के डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है? तो रवीश तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है। रवीश तिवारी जो है वो अब नहीं बचे, जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस के हुआ करते थे ये, और बहुत ही कम उम्र में 40 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और इंडियन एक्सप्रेस आप लोगों के लिए यार वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जर्नलिज्म की देती रही है, तो निश्चित ही आप लोगों के लिए भी एक बिग लॉस है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के सम्मान समारोह संपन्न हुए जिसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया, है ना। रणवीर सिंह और कीर्ति सेनन जो है इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। पुष्पा जो है ये पूरी तरह से इसमें छाई रही है। पुष्पा सुन करके क्या फ्लावर समझे हो क्या, झुकेगा नहीं टाइप से ना। तो ये कुछ पुरस्कार के यार मतलब फॉन्ट छोटे रह गए हैं, तो ये फॉन्ट जो है मैं आप लोगों को बड़े करके अभी टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंडिया के अंदर वर्ल्ड के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से माना जाता है, इंडिया के तो बेस्ट पुरस्कार हैं ही। एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए ट्रांस यूनियन ने किसके साथ मिलकर टाई अप किया है? तो फिक्की के साथ मिलकर के टाई अप किया है, ठीक है ना। तो फिक्की क्या है? फेडरेशन है अपने भारत का, जिसमें मतलब इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री का एक फेडरेशन है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ वर्ल्ड स्काउट डे है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इस 27 तारीख को एक टेस्ट होने जा रहा है 11 बजे,
उसमें आप सबको पार्टिसिपेट जरूर से जरूर करना है। क्यों करना है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने कल के सेशन में वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिनको पुरस्कार मिले थे। अल्ट्रा कॉम्बैट है, सुबह 11 बजे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी पर है, जिसमें विनर्स जो होते हैं ना उनको गैजेट्स दिए जाते हैं। और इस बार मैं जिन जिन के पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचे हैं, एप्पल के मैकबुक, लैपटॉप वगैरह पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपसे शेयर करूंगा, तो आप उन्हें देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके भी उसके बारे में आपको डालूंगा। तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल एनी डिस्काउंट ऑन दी कोर्सेज। और साथ में अगर आप कोई स्पेशल क्लास पढ़ना चाहते हैं तो फ्री एक्सेस और टेस्ट के लिए भी आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।